subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, तो बेसिकली आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टॉपिक ऑफ द मैथमेटिक्स। ध्यान देना, मैथमेटिक्स के सिलेबस में ये कहीं भी एज सच एक अलग टॉपिक की तरह रिप्रेजेंटेड नहीं है, लेकिन अगर मैथ्स में वाकई में आपको फीलिंग अगर टाइट करनी है तो आपको स्टार्ट तो कहीं ना कहीं कहाँ से करना होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक पार्ट जिसको मैं रिफर करने जा रहा हूँ ऐसा 2D कर्व्स। तो यार एक चीज़ ध्यान देना, कर्व के बारे में ऑलमोस्ट एक अंदाजा तो होगा, मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, एक क्या करने जा रहा हूँ, पाथ या कंटूर ट्रेस करने जा रहा हूँ। पाथ या कंटूर जो ट्रेस होने जा रहा है वो बेसिकली कहाँ होने जा रहा है, एक 2D प्लेन पे होने जा रहा है। 2D प्लेन का मतलब क्या है, बाय द वे अगर आप यहाँ ध्यान देखते हैं, अगर मैंने इस बोर्ड पे ही अगर दो एक्सिस क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए हैं। बाय द वे ये एक्सिस को मैंने अगर मार्क किया है एक्स एक्सिस और ये एक्सिस को मैंने मार्क किया है क्या, वाई एक्सिस। तो बाय द वे अगर आप आगे या पीछे इस प्लेन पे अगर कहीं भी मूव हो रहे हैं तो आपकी केवल एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज हो रही है। डेफिनेटली यहाँ जेड इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब आप कहीं भी इस व्हाइट बोर्ड पे अगर ट्रैवल हो रहे हैं, पॉइंट को कहीं से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक चीज तो क्लियर है, इसमें केवल किस में वेरिएशन हो रहा है, एक्स और वाई की वैल्यूज में वेरिएशन हो रहा है और जेड यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, कल के दिन ऐसा भी हो सकता था, कल के दिन अगर बाय द वे प्रॉब्लम यहाँ ना ड्रॉ होके प्रॉब्लम कहाँ ड्रॉ हो सकता था, इफ आई टेक अनदर प्रॉब्लम कहाँ ड्रॉ हो सकता था, यहाँ ड्रॉ हो सकता था। देखेंगे बाय द वे जेड एक्सिस को आपने कहाँ माना है, बाहर का एक्सिस माना है, सो ये आपका क्या होगा, जेड एक्सिस होगा और ये क्या होगा, आपका वाई एक्सिस होगा। तो यहाँ भी अगर कोई एक कर्व ड्रॉ होता तो वो भी क्या होता, 2D कर्व ही होता। क्यों? क्योंकि वो भी एक एग्जैक्ट प्लेन पे ड्रॉ है और वो प्लेन में केवल वेरिएशन किसमें है, देयर इज अ वेरिएशन इन जेड एंड देयर इज अ वेरिएशन इन वाई। सिमिलरली कल के दिन क्या हो सकता था, एक 2D कर्व ऐसा भी हो सकता था जहां इसको मैंने क्या लिया है, जेड एक्सिस लिया है और इसको मैंने क्या लिया है, एक्स एक्सिस लिया है। तो यहां कुछ भी कर्व ड्रॉ होता तो वो भी क्या होता, 2D कर्व ही होता। इसका मतलब आज के बाद से मैं उस हर एक कर्व को 2D कर्व बोलने जा रहा हूं जिसमें केवल वेरिएशन इन 2 एक्सिस ही पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ अगर बाय द वे आपने कोई भी कर्व अगर ट्रेस किया किसके ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो आपने कर्व को कितना भी रैंडम पाथ दिया लेकिन वेरिएशन केवल देखने को मिला है किसमें, केवल 2 एक्सिस में। कौन कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में और कौन से, वाई एक्सिस में। तो कहीं ना कहीं जो भी कर्व आज के बाद से मेरे इस व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ होने जा रहा है वो क्या होगा, 2D कर्व। जब तक मैंने क्या लिया है, केवल 2 एक्सिस लिया है, मे भी हो सकता था एक्स वाई, वो भी हो सकता था वाई जेड और या फिर क्या हो सकता था, जेड एक्स। एक चीज ध्यान देंगे, लेकिन कल के दिन इन फ्यूचर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी वगैरह जब पढ़ने जाएंगे तो आपको केवल 2D कर्व से काम नहीं चलने जा रहा। क्यों? क्योंकि वहां जो फील्ड है वो किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। बाय द वे अगर फील्ड केवल इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ वेरिएशन इन एक्स एंड वाई। लेकिन अगर फील्ड अगर थोड़ा भी उठ गया तो कहीं ना कहीं अगर ये फील्ड अगर इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो वहां वेरिएशन किसमें है, एक्स में भी है, वाई में भी है और किसमें है, जेड में भी है। ठीक है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आज मैं फोकस जो करने जा रहा हूं 2D कर्व्स में, मान के चलूंगा मेरा जो कर्व है वो किसी भी एक प्लेन या एक सतह पे बनाया है। वो प्लेन हो सकता था क्या, एक्स वाई। अब देखेंगे पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड जो है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन है। अगर आपने जेड को बाहर लिया है और अगर आपने कर्व इस प्लेन पे बनाया है तो ये क्या है, आपका जेड एक्सिस है और ये क्या है, आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ जो भी कर्व बनेगा वो क्या होगा, आपका वाई जेड प्लेन। और सिमिलरली कल के दिन प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता था, कर्व अगर यहाँ बन रहा है तो क्या है, देयर इज अ वेरिएशन इन एक्स एंड देयर इज अ वेरिएशन इन जेड। तो ये क्या हो सकता था, एक्स जेड प्लेन। ध्यान देंगे, तो 2D कर्व को मैं ड्रॉ करने से पहले मैं फिक्स करके चलता हूं कि ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड का प्लेन है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन है। मैंने इसको क्या लिया है, एक्स एक्सिस लिया है और इसको क्या लिया है मैंने, वाई एक्सिस लिया है। इसका मतलब आप कभी भी आगे पीछे इस व्हाइट बोर्ड पे ट्रैवल करेंगे तो केवल एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज होंगी और पुट टुगेदर जितने भी कर्व मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ, वो सब के सब ड्रॉन है ओवर दी एक्स वाई प्लेन। ठीक, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कल के दिन अगर आप एक लाइन का इक्वेशन लेते हैं तो लाइन का इक्वेशन जो होगा वो 2D कर्व होगा या 3D कर्व भी हो सकता है, थोड़ा सोच के बोलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बाय द वे अगर आपने क्या किया है, एक लाइन का इक्वेशन लिया है तो वो 2D कर्व होगा कि 3D कर्व भी हो सकता है। देखेंगे अगर लाइन का इक्वेशन आपने कहां ड्रॉ किया है, इस बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया है तो यहाँ जेड में कोई वेरिएशन नहीं है तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, 2D कर्व ही होगा। लेकिन बाय द वे मैंने क्या किया है, यहाँ एक धागा बांधा है और एक धागा को उस कोने पे बांध दिया है। तो अब एक चीज ध्यान देंगे, ये है तो अभी भी लाइन, लेकिन जब आप इसमें धीरे धीरे इस धागे के ऊपर ट्रैवल करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, आप आगे की तरफ जा रहे हो, क्या हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो और आप आगे की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, जेड भी चेंज हो रहा है। तो ये बोलना कि लाइन जो है केवल 2D इक्वेशन हो गया, 2D कर्व है, बोलना गलत है।
कल के दिन इस टाइप के प्रॉब्लम कई बार पूछ लिए गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में। जब आप क्या करते हैं, एक चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में क्या कराते हैं, ट्रेवल कराते हैं इन अ सर्टेन पाथ ऑफ लाइन। तो यार एक चीज ध्यान देना, अगर लाइन में ट्रेवल कर रहे हो तो आप आज के बाद से ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि लाइन जो होगा वो केवल 2D कर्व होगा। यहां तो अगर आपने इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया तो डेफिनेटली वो 2D कर्व होगा, लेकिन वो क्या हो सकता था, 3D कर्व भी हो सकता था। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, कपड़ा सुखाने के लिए आप जो धागा या वायर बांधते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अगर आप उसमें ट्रेवल करते हैं तो आपका क्या होगा, एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, जेड भी चेंज होगा। सिमिलरली अगर मैं पैराबोला बोलता हूं, पैराबोला यूज्ड टू बी सॉर्ट ऑफ दिस, पैराबोला इस टाइप का कुछ होता है। पैराबोला 2D कर्व है, 3D कर्व है। यहां जो ड्रॉ किया है वो तो 2D कर्व है, लेकिन इस पैराबोला को खिसका के अगर मैं थोड़ा इधर लेके चला जाऊं तो आपको पता चलेगा जब उसके पॉइंट को आप ट्रेस करेंगे, सो देयर इज अ वेरिएशन इन एक्स, y एज वेल एज व्हाट, जेड। तो वो क्या हो सकता था, 3D कर्व भी हो सकता था। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आज मेरा जो बेसिक फोकस है वो केवल क्या है, 2D कर्व्स या फिर वो कर्व्स जो किसी एक प्लेन पे ड्रॉन है। वो हो सकता था XY प्लेन, वो हो सकता था YZ प्लेन, और या फिर वो हो सकता था क्या, ZX प्लेन। आज के बाद से मैंने ये सिस्टम को फिक्स किया कि जितने भी कर्व्स को मैं क्या करने जा रहा हूँ, एनालिसिस करने जा रहा हूँ, वो किस प्लेन पे एनालिसिस करने जा रहा हूँ, XY प्लेन पे। इसका मतलब ये जो वेरिएशन होगा इट विल बी अ वेरिएशन इन X, और ये जो वेरिएशन होगा ये क्या होगा, वेरिएशन इन Y। इसे पढ़ के चलिए, तो यहां ध्यान देंगे, सबसे पहले तो आपको 2D कर्व ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन करना होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब, अगर आपको 2D प्लेन डिसाइड करना है तो आपके पास क्या होने चाहिए, 2 एक्सिस होने चाहिए। चलिए मैंने 2 एक्सिस क्या किया है, डिसाइड किया है। ये बाय द वे मैंने इसको लिखा है एक्स एक्सिस, और ये लिखा है बाय द वे मैंने क्या, वाई एक्सिस। चलिए, तो इसको अगर समझने से पहले थोड़ा समझेंगे, ये क्या है, आपका ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब ध्यान देंगे, अगर आप राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो एक्स बढ़ेगा पॉजिटिव सेंस में, अगर आप एक्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या होगा, आपका वैल्यू बढ़ेगा बट इन फॉर्म ऑफ निगेटिव। सिमिलरली अगर आप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो वाई क्या होगा, बढ़ेगा इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, और सिमिलरली नीचे की तरफ आप शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या होगा, वाई का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा इन फॉर्म ऑफ निगेटिव। इसका मतलब अगर आप यहां खड़े हैं, इसका मतलब ना तो आप एक्स में पॉजिटिव साइड गए हैं, ना एक्स में निगेटिव साइड गए हैं, ना तो वाई में पॉजिटिव साइड गए हैं, ना वाई में निगेटिव साइड गए हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पे एक्स का वर्थ और वाई का वर्थ दोनों के दोनों क्या होने जा रहे हैं, 0 होने जा रहे हैं। आज के बाद से ध्यान देना, इस पॉइंट को मैं बोलने जा रहा हूं 0,0, एंड जिसको मैं बोलने जा रहा हूं ओरिजिन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ओरिजिन, एंड बेसिकली आई यूज्ड टू रिफर बाय ओ। जैसा मैंने बताया, इस डायरेक्शन में एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इस डायरेक्शन में वाई क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, एक चीज और भी समझने की कोशिश करेंगे यार, एक्स एक्सिस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बाय द वे एग्जैक्टली अगर आप एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंने ये बताया था कि आपका जो पॉइंट है कितना ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है वो बेसिकली अकाउंट करता है वाई को। अगर आपका पॉइंट कहाँ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो वाई पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो आपका वाई का मैग्नीट्यूड निगेटिव फॉर्म में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट मोर ओवर, अगर बाय द वे केवल आप इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ कहीं भी पॉइंट लें, इसका मतलब ना तो आप वाई में पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल किए हो, ना निगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल किए हो। इसका मतलब पूरे के पूरे एक्स एक्सिस में वैल्यू ऑफ वाई कितनी होगी ये बिल्कुल क्लियर रखेंगे। तो आज के बाद से मैं x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 0 एक्सिस भी रिफर कर सकता हूं। अभी थोड़ी देर बाद काम आएगा जब आप लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस में अगर बाय द वे आपका पॉइंट क्या करता है, ट्रैवल करता है, तो मोर ओवर जब तक आपका पॉइंट राइट में शिफ्ट नहीं हुआ है टेकिंग द रेफरेंस ऑफ वाई एक्सिस, लेफ्ट में शिफ्ट नहीं हुआ है टेकिंग द रेफरेंस ऑफ वाई एक्सिस, इसका मतलब ना तो x पॉजिटिव हुआ है ना ही x क्या हुआ है, निगेटिव हुआ है। तो इसका मतलब पूरे के पूरे वाई एक्सिस में जो x की वैल्यू होने जा रही है वो क्या होने जा रही है, 0। सो इन फ्यूचर ध्यान देना, इन फ्यूचर मैं y एक्सिस को x इक्वल्स टू 0 एक्सिस भी क्या कर सकता हूं, अज्यूम कर सकता हूं। तो अब एक चीज ध्यान देंगे, तो कुल मिला के अगर इस पूरे के पूरे प्लेन की स्टडी करता हूं तो प्लेन को 4 अलग अलग पार्ट में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो अगर मैं इस प्लेन को पूरे के पूरे 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो ये हो सकता है आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। आज के बाद से इस पार्ट को मैं बोलने जा रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यार इसका नाम भी समझ में आता है, टोटल पूरे के पूरे प्लेन को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है, 4 पार्ट में। तो ये होगा फर्स्ट क्वार्टर, इसके बाद होगा ये सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और क्या होगा, फोर्थ क्वार्टर। तो इसको मैं बोल सकता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा आपका फोर्थ क्वार्टर। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, बाय द वे आपने कुछ भी एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है, तो मैं ये देखना चाहूंगा एक्स और वाई की पोलैरिटी क्या होगी। पोलैरिटी इन द सेंस, अगर पॉइंट यहां रखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप क्या कर रहे हैं, वर्टिकली एक लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं ओवर द एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल लाइन एक्सटेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। और ये जो वेरिएशन होगा ये है वेरिएशन इन एक्स, और ये जो वेरिएशन होगा ये होगा वेरिएशन वाई। तो मैं यहाँ ये केवल ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ जो यहाँ एक्स है वो पॉजिटिव है निगेटिव है, वाई जो है वो पॉजिटिव है निगेटिव है। देखो आपको ओरिजिन से किस तरफ आना पड़ा, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स की तरफ आना पड़ा, तो एक्स कहीं ना कहीं क्या है, पॉजिटिव है। और सिमिलरली इस पॉइंट को ट्रेस करने के लिए आपको ओरिजिन से कहाँ की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना पड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ वाई है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट पे स्टडी करूं, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं पोलैरिटी ऑफ एक्स एंड वाई के बारे में बात कर रहा हूं, तो दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई दोनों क्या होने जा रहे हैं, पॉजिटिव होने जा रहे हैं। अगर सिमिलरली मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कहीं भी एक पॉइंट मैंने क्या किया है, प्लेस किया है, चलो तो वर्टिकली मैंने क्या किया है, इसको एक्सटेंड किया है लाइन को टिल एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट को वर्टिकली एक्सटेंड किया है टिल द वाई एक्सिस। ठीक, यहां अगर बाय द वे इस पॉइंट को आपको ट्रेस करना पड़ेगा, तो आपको ओरिजिन से कहां की तरफ जाना पड़ रहा है, लेफ्ट की तरफ जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। और सिमिलरली इस पॉइंट को ट्रेस करने के लिए आपको ओरिजिन से कहां की तरफ जाना पड़ रहा है, ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो होगी वाई का वेरिएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड फोर्थ ये तो अपन एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। थर्ड में क्या होने जा रहा है भाई, आप कहाँ आ रहे हो, लेफ्ट की तरफ आ रहे हो तो एक्स क्या है, निगेटिव, और नीचे की तरफ आ रहे हो तो वाई भी क्या है, निगेटिव है। ठीक, और सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कहाँ ट्रेस करने के लिए कहाँ की तरफ जा रहे हो, एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव है। तो ये पोलैरिटीज ध्यान रखना, इस पोलैरिटीज से आगे बहुत ज़्यादा काम आने जा रहा है। यही प्रॉब्लम आप कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकते हो आगे जाके कंट्रोल सिस्टम के बोर्डे प्लॉट में, और आगे जाके लीनियराइजेशन ऑफ डायोड में भी थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट यूज होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, इसका यूज करके मैं बेसिक बेनिफिट लेके आ सकता हूँ। बेसिक बेनिफिट ये हो सकता है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आप रिकॉल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या था, एक साइन था, एक कॉस था, और एक क्या था, टेन था। साइन जो था वो बेसिकली रेशियो था किसका, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ऑफ हाइपोटेनियस। कॉस जो था वो रेशियो था बेस डिवाइडेड बाय ऑफ हाइपोटेनियस, और जो टेन था वो रेशियो था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ऑफ बेस। ठीक है, तो अगर बाय द वे मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करूंगा साइन कॉस और टेन जो तीन जो अलग अलग क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो कहां कहां पॉजिटिव होंगे, कहां कहां निगेटिव होंगे इन ऑल फोर डिफरेंट क्वाड्रेंट सिस्टम। एक चीज ध्यान देना यार, साइन कॉस और टेन कुछ नहीं है, दे आर रेशियोज बिटवीन परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। अगर मैं साइन कहीं भी अगर क्या करता हूं, कैलकुलेट करता हूं, वहां अगर परपेंडिकुलर पॉजिटिव निकला और हाइपोटेनियस अगर निगेटिव निकला, तो वो वैल्यू क्या होने जा रही है, साइन की वैल्यू निगेटिव होने जा रही है। सिमिलरली अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव निकले तो साइन क्या होने जा रहा है, पॉजिटिव होने जा रहा है। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई सा भी एक पॉइंट अगर आपने क्या किया है, फेच किया है, तो यहां ध्यान देना, यहां एक्स की वैल्यू, चलो इसको एक कम करते हैं, ये क्या है, एक्स की वैल्यू है, और ये क्या है, वाई की वैल्यू है। यहाँ x क्या है, पॉजिटिव है, और y भी क्या है, पॉजिटिव है। वैसे x है क्या इस पॉइंट के लिए, बाय द वे अगर आपने इसको एंगल थीटा लिया है, ये क्या होगा, बेस, बेस क्या है, पॉजिटिव है। सिमिलरली परपेंडिकुलर भी क्या है, पॉजिटिव है। और मोर ओवर जो हाइपोटेनियस होगा फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, इट यूज्ड टू बी रूट ओवर ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस द बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की तो औकात नहीं क्यों निगेटिव हो जाए, हाइपोटेनियस तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो। तो अगर मैं पहले क्वाड्रेंट में स्टडी करता हूं साइन कॉस और टेन की, ये सब के सब क्या होने जा रहे हैं, पॉजिटिव होने जा रहे हैं। क्यों भाई, साइन कॉस टेन थे क्या, वो केवल रेशियोज ही तो है, किसके, परपेंडिकुलर, बेस और किसके, हाइपोटेनियस के, तीनों के तीनों यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या होगा, साइन बेसिकली पॉजिटिव होने जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम में। ये साइन जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट सिस्टम में आता हूँ, बाय द वे अगर ये पॉइंट ही मैंने पिक कर लिया, इस पॉइंट को अगर मैंने कनेक्ट किया, ये तो ये जो डिस्टेंस होगा, या फिर अगर बाय द वे मैं देखता हूँ, ये तो यहाँ एक चीज ध्यान देना, जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि आपको बेसिकली कहाँ की तरफ ट्रेवल करना पड़ा है, पॉजिटिव साइड में ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो बेस है आपको ओरिजिन से कहाँ ट्रेवल करना है, लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब जो बेस होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। और ये है हाइपोटेनियस। यार हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस यूज्ड टू बी रूट ओवर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यार पी पॉजिटिव या निगेटिव हो, बी पॉजिटिव या निगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और रूट ओवर निकालने के बाद मुझे पता चला कि हाइपोटेनियस तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वाड्रेंट सिस्टम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ऐसा समझ में आ गया तो साइन कॉस और टेन को आप इजीली जज कर सकते हो कि साइन कॉस टेन में से कौन कौन सा फंक्शन यहाँ पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ इसको फिर से रिकॉल करता हूँ तो यहाँ पी क्या है, पॉजिटिव है, और बी क्या है, निगेटिव है। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट सिस्टम में जो 10 होगा, P अगर पॉजिटिव है और B क्या है, निगेटिव है, तो P पॉजिटिव डिवाइडेड बाय B निगेटिव, कहीं ना कहीं ये वैल्यू क्या होने जा रही है, निगेटिव होने जा रही है। इसका मतलब यहाँ एक क्या होने जा रहा है, 10 निगेटिव होने जा रहा है। कॉस के बारे में बात करते हैं। कॉस में B जो है वो क्या है, निगेटिव है, और H जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये फिर से क्या होने जा रहा है, निगेटिव होने जा रहा है। लेकिन अगर साइन की स्टडी करता हूं तो वो रेशियो मांग रहा है P ऑफ H का, P क्या है, पॉजिटिव है, और H क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कायदे से ये क्या होने जा रहा है, साइन विल बी पॉजिटिव हो गई है। यहाँ जो होने जा रहा है वो सब के सब क्या होने जा रहे हैं, पॉजिटिव होने जा रहे हैं ऑल। ठीक, नीचे आते हैं तो आप ये बताएंगे नीचे में कौन सा पॉजिटिव होगा। यार देखो, पॉजिटिव होने के लिए क्या है, बेसिक आपका जो बेस और आपने क्या लिया है, परपेंडिकुलर, दोनों को दोनों क्या है, निगेटिव है। तो इसका मतलब बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो निगेटिव होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो केवल एक वैल्यू यहाँ पॉजिटिव हो सकती है, जहां बेसिकली आप क्या करें, रेशियो लेंगे इसका परपेंडिकुलर और बेस का, वो रेशियो केवल कहाँ वैलिड है, 10 में वैलिड है। तो बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होगा, आपका पास 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और रिमेनिंग साइन और कॉस क्या होने जा रहे हैं, निगेटिव होने जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप कहाँ आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या है, आपके पास जो बेस है वो क्या है, पॉजिटिव है, और जो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, वो क्या है, निगेटिव है। तो कुल मिला के एक चीज ध्यान देना, हाइपोटेनियस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आपने सोच के देखना, अगर 10 जो होगा इन दोनों का रेशियो होगा, क्या होने जा रहा है आपका, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, निगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, इसका होना क्या, निगेटिव। हाँ, लेकिन अगर बाय द वे आपने अगर यहाँ से साइन निकाला, साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ये हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, निगेटिव। बचा केवल कॉस। कॉस जो डिमांड कर रहा है वो क्या कर रहा है, बेस लेंथ। बेस लेंथ जो है इस क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या है, पॉजिटिव है, तो बी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, और एच तो हमेशा क्या होता था, पॉजिटिव होता था। इसका मतलब यहाँ जो होने जा रहा है वो क्या, कॉस जो है वो पॉजिटिव होने जा रहा है, कॉस। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन ये होगा, यहाँ तीनों के तीनों क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन यार एक मजेदार चीज ये है, अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा, और टेन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो ये मत बोलना सर ऑल का मतलब केवल 3 पॉजिटिव होंगे, बाकी 3 के बारे में नहीं जानते भाई। बाकी जितने क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके सब के क्या है, इन्वर्टिंग फंक्शंस हैं, वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली अगर यहाँ साइन पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, तो साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, साइन का इन्वर्ट जो होगा वो होगा कॉसेक, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यहाँ क्या, कॉस और टेन क्या है, निगेटिव है, तो बाय डिफॉल्ट सेक और कॉट भी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। सिमिलरली यहाँ इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ 10 पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग जितने भी क्या होंगे, सेक और कॉसेक क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और सिमिलरली अगर यहाँ कॉस क्या है, पॉजिटिव है, तो सेक पॉजिटिव होगा, और रिमेनिंग कॉसेक और कॉट क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो ऐसा नहीं है कि कल के दिन अपन को केवल ये मालूम है कि सर यहाँ सब पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ 10 पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, और बाकी के बारे में हमको कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो यू शुड हैव क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब इस पूरे के पूरे सीरीज में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं 2D कर्व लेने जा रहा हूं वो होने जा रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसको मैं रब आउट करता हूं। तो सबसे पहला जो मैं क्या करने जा रहा हूं, 2D कर्व लेने जा रहा हूं, वो होने जा रहा है लाइन का इक्वेशन। तो लाइन के अलग अलग फॉर्म ऑफ इक्वेशंस हैं जो अलग अलग जगह यूज होने जा रहे हैं, सबको थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का सबसे पहला फॉर्मेट और जो क्या है, वन ऑफ दी मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मेट हो सकता है आपका y इक्वल्स टू mx प्लस c का। ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कुछ अपन विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ध्यान देना, अगर बाई द वे y इक्वल्स टू mx प्लस c को अगर मैं एक 2D प्लेन पे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, डेफिनेटली वो xy प्लेन ही होगा। ये क्या है, मेरा x एक्सिस है, और ये क्या है, मेरा y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज ध्यान देना, अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y का वैल्यू क्या होगा, c होगा। मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y का वैल्यू क्या होगा, c होगा। इसका मतलब आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कौन से पॉइंट से होके गुजरेगा, 0, x इक्वल्स टू 0। मैंने पहले भी बोला था, इसको मैं बोल सकता हूं y एक्सिस,
सॉरी इसको मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 0 एक्सिस, और इसको बोल सकता हूँ मैं x इज इक्वल्स टू 0 एक्सिस। तो आपने क्या रखा है x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है y एक्सिस, और y एक्सिस पे बेसिकली y का जो वर्थ है वो कितना है c। इसका मतलब जो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है वो कहीं ना कहीं किस पॉइंट से होके क्रॉस करेगा, वो क्रॉस करेगा यहाँ डेफिनेटली y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी 0, और x एक्सिस पे सॉरी y एक्सिस पे जो पेनिट्रेशन होगा लाइन का वो कहाँ होगा, कॉमा c पे। ये ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ c। अगर c क्या है पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पॉइंट कहाँ ऊपर की तरफ होगा, और c अगर निगेटिव है तो पॉइंट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अगर मैं एक स्टेप और आगे जाता हूँ तो इसका मतलब मुझे एक चीज तो समझ में आ गया, जो c है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c पे, वो क्लियर रखना आज के बाद से। व्हाट इज द c ओवर देयर, जो c है वो कुछ नहीं है, ये होगा पेनिट्रेशन ऑन y एक्सिस। तो आज के बाद से कभी भी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का अगर आपको इक्वेशन दिखता है तो एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ गया है कि जो लाइन है y एक्सिस को कहाँ क्रॉस करेगा, भाई वो कहाँ क्रॉस करेगा, 0, c पे क्रॉस करेगा। अगर 0,1 होता ये होता, 0,-1 होता तो ये पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ आ चुका होता, नीचे की तरफ आ चुका। इज इट पार्ट क्लियर? अब एक स्टेप और आगे जाता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के बाद अगर मैंने क्या किया है, y इज इक्वल्स टू 0 रखा है। y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब अब मैं बेसिकली x एक्सिस में इसका क्या देख रहा हूँ, पेनिट्रेशन देख रहा हूँ। मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि कायदे से x एक्सिस को आज के बाद से मैं क्या रिफर कर सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू 0 एक्सिस। अगर y को आपने क्या रखा है, 0 रखा है, समझने की कोशिश करना। अगर y को आपने क्या रखा है, 0 रखा है, y को 0 रखते ही c आप इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी -c डिवाइडेड बाय ऑफ कितना, m। यही आने जा रहा है। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, -c डिवाइडेड बाय ऑफ m। और ये बेसिकली पेनिट्रेशन बताएगा आपके किस पे, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे इसका पेनिट्रेशन जो होगा, x एक्सिस पे डेफिनेटली y की वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी। पेनिट्रेशन होगा इसका, देखेंगे x पे होगा -c/m, 0। अब ये डिपेंड करता है ये पॉइंट कहाँ, लेफ्ट में फॉल करेगा या राइट में फॉल करेगा, सोनली डिपेंड्स ऑन c एंड m। मैं फिर बोल रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, थोड़ा सा दिमाग आप अपने साथ में चलाइएगा। स्पून फीडिंग से कुछ निकले ना निकले, गेट नहीं निकल सकता, तो आपको मेरे लेवल पे आके ही पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज डेफिनेटली यहाँ तो शायद आप निपटा लोगे प्रॉब्लम को, लेकिन जो अच्छे प्रॉब्लम से अच्छे सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बोल सकता हूँ, डिवाइसेस बोल सकता हूँ, एनालॉग में आप देखेंगे लीनियराइजेशन ऑफ डायोड, वहाँ खुद भी निपट जाओगे। तो ध्यान देना, केवल स्पून फीडिंग में आप ये सोचोगे मैं आपके मुंह में स्पून फीड कराऊंगा, उससे कुछ अच्छा कुछ नहीं हो सकता, आपको फील गुड फैक्टर जरूर आ जाएगा। बट अगर आप ये सोचोगे कि कुछ बहुत अच्छा कर लोगे गेट में, सो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन बेसिक्स को आप मेरे साथ बने रहना, और मोर ओवर सब चीज़ को नोट करते जाना। एंड ऑफ द डे केवल आपका नोट्स ही काम आएगा। आप ये सोचोगे कि जो पढ़े हैं वो सब चीज़ को आप 2 या 3 दिन में पहले रिवाइज करके गेट में पहुंच जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। सो बने रहेंगे और मोर ओवर आप नोट डाउन भी करते जाएंगे। तो ये ध्यान देना, ये वैल्यू निगेटिव तब होगी जब c और m दोनों के दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। मोर ओवर c और m अगर दोनों में से अगर एक भी वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई, तो डेफिनेटली ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। ठीक, मैं मान के चल रहा हूँ c और m दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अगर c और m दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। और अगर आपको 2 पॉइंट मिल गया तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के बाद से एक चीज क्लियर रखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ से क्रॉस करता है, 0, c बेसिकली y एक्सिस होगा -c, m, -0 सॉरी -c डिवाइड बाय m, 0, ये क्रॉस करेगा कहाँ पर, x एक्सिस को। अब ये कभी इधर भी हो सकता है, कभी इधर भी हो सकता है। ठीक है, और इसका जो स्लोप होगा, ये जो आपने लाइन जो ड्रॉ किया है, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ इट, स्लोप निकालते कैसे हैं, किसी भी इक्वेशन या किसी भी कर्व का स्लोप विल बी इक्वल्स टू ऑफ tan थीटा। बाय द वे आप यहाँ स्लोप निकाल रहे हो तो कुछ नहीं, आप यहाँ इसका क्या निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे। आपने इसको क्या मान लिया, थीटा, आप इसका टेंजेंट निकालेंगे। और वैसे भी किसी भी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है उस पॉइंट पे उस कर्व का डिफरेंशिएशन करना। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, किसका, अपने फंक्शन y का, यही तो कर्व है। और आप इसका जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको इसके अराउंड स्लोप मिलेगा, या आप स्लोप बोल सकते हैं, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा। अगर आप y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, mx, x का डिफरेंशिएशन 1 हो चुका होगा, केवल आपके हाथ में आएगा m, और c क्या हो चुका होगा, 0। तो कायदे से
इस इक्वेशन ऑफ लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, m है। और मोर ओवर ये जो स्लोप है m वो थ्रू आउट दी लाइन क्या है, कांस्टेंट है। आप चाहे यहां पूछो, चाहे यहां पूछो, चाहे यहां पूछो, आपका जो स्लोप है वो क्वाइट इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी एक्स है, ठीक है। तो यार एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी लिख सकते हैं अपन किसके बारे में, लाइन के बारे में। लाइन यूज टू हैव यूनिफॉर्म स्लोप थ्रू आउट द रेंज ऑफ एक्स। इसका मतलब आप अगर आगे या पीछे अगर जाते हैं तब भी लाइन के अक्रॉस या लाइन के अलोंग जो स्लोप होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। एक चीज ध्यान देना, लाइन के अलावा कोई ऐसा कर्व नहीं है जिसका स्लोप क्या हो, फिर मैं क्लियर कर रहा हूं, लाइन के अलावा कोई ऐसा कर्व नहीं है जिसका स्लोप जो हो वो क्या है, थ्रू आउट द रेंज ऑफ एक्स क्या है, यूनिफॉर्म है। देखो आपने केवल लाइन का ही एक ऐसा अकेला इक्वेशन है जिसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। इसके अलावा कर लो जिसका डिफरेंशिएशन करना है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos, sin थीटा का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, आपने कुछ नहीं निकालने की कोशिश की थी, स्लोप निकालने की कोशिश की थी और पता चला जो स्लोप है वो क्या है, cos x। cos को मारो गोली, लेकिन है किसका फंक्शन, x का। कुछ भी प्रॉब्लम ले लो, x स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 2x है क्या, x स्क्वायर का स्लोप इन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ये किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, ये फिर से x का। एक चीज ध्यान देना, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का इक्वेशन पढ़ लो, आपको जो स्लोप है वो कांस्टेंट तभी ही मिलेगा जब आपने डिफरेंशिएशन किसका लिया है, स्लोप का लिया है। तो एक चीज ध्यान देंगे, अगर आप कहीं लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं पूरे के पूरे कंपोनेंट को कि द स्ट्रेट लाइन इज अ सिंगल और इज अ टाइप ऑफ 2D curve which has the unique identification of slope throughout the range of x। तो यहाँ ध्यान देना, आज के बाद से कभी भी अगर आपको y = mx + c को ड्रॉ करने का अगर क्या पड़ा, जरूरत पड़ा, आंख मूंद के आपका जो पेनिट्रेशन आप क्या करना, 0, c पे रखना और जो आपका पेनिट्रेशन होगा ओवर द x एक्सिस वो कहाँ होगा, -c, m, 0 या -c/m, 0। ये लेफ्ट में भी हो सकता था, राइट में भी हो सकता था, डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ c/m। c/m अगर पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट में होगा और c/m अगर निगेटिव है तो कहां होगा, राइट में होगा। सिमिलरली ये पॉइंट यहां हो सकता था डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ c। अगर c पॉजिटिव होगा तो ये पॉइंट कहां होता, ऊपर होता, और c निगेटिव होता तो ये पॉइंट कहां होता, नीचे की तरफ होता। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज के बाद से एक फेयर आइडिया होगा y = mx + c को अगर फटाफट ड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्री में मार्क्स तो दे के जाएगा, आप यहां से टाइम भी सेव कर सकते हो अपने बड़े सब्जेक्ट्स को क्या करने के लिए, अच्छे से अप्रोच करने के लिए। तो मैथ्स में मेरा केवल अप्रोच ये नहीं होगा कि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व, वो तो होगा, लेकिन साथ में ये भी अप्रोच होगा कि कहीं ना कहीं आप यहां से क्या कर पाए, टाइम भी सेव कर पाए, ठीक है। तो y = mx + c में अब मैं ये बोल सकता हूं भाई वो m जो है वो क्या है भाई, लाइन का स्लोप है, और c जो है वो है पेनिट्रेशन एट y एक्सिस। इसे पढ़ लिया। तो आज के बाद से मैं ये मान के चलूंगा y = mx + c को एटलीस्ट अगर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी जरूरत बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, तो आप मेरे वीडियोस में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें अगर y = mx + c को आप ढंग से और जल्दी से ड्रॉ नहीं कर पाए तो वो प्रॉब्लम आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा और शायद एक प्रॉब्लम आपको गेट से बाहर भी कर दें, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, अब इसी सेगमेंट में y = mx + c में मैं कुछ एक या दो प्रॉब्लम ले रहा हूं और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उस कर्व को फटाफट क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। चलिए, तो मैं इसको रब आउट कर रहा हूं। तो ये जो ग्राफ है इसको मैं क्या कर रहा हूं, रब आउट कर रहा हूं। और बेसिकली यहां मैं क्या करने जा रहा हूं, y = mx + c के फॉर्मेट में क्या ले रहा हूं, एक कुछ प्रॉब्लम्स ले रहा हूं। लेट्स टेक द प्रॉब्लम इज y = 2x + 3। यार सबसे बेस्ट तरीका ये है, या तो आपको पता था कि जो पेनिट्रेशन होता है वो कहां होता है, y एक्सिस में, याद है आपको क्या था, y एक्सिस में 0, c और सिमिलरली x एक्सिस में -c/m, 0। एक तरीका तो वो है। मेरे हिसाब से उससे भी अच्छा तरीका ये है, आप क्या करें इस प्रॉब्लम में केवल सबसे पहले फीड करें x = कितना, 0। x = 0 का मतलब मैंने पहले देखा था, इट्स अ y एक्सिस। अगर आप x जैसे ही 0 रखते हैं, y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। इसका मतलब जो लाइन क्रॉस करेगा, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया है, वहां x की वैल्यू क्या है, 0 और y की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक। दूसरा एक काम करें, y = 0 रखें। बेसिकली आप y = 0 रख के आप क्या प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, लाइन का इंटरसेक्शन कहाँ, y = 0 का मतलब कहाँ, x एक्सिस पे। लेकिन y = 0 रखने से यहाँ कैलकुलेशन बड़ा आसान है। y अगर आप 0 रखते हैं तो x का वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, y 0 रखें। y अगर 0 रखेंगे तो 3 कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, और वहां से x की वैल्यू निकल के आपके सामने आएगी, जो कितनी होने जा रही है, -3/2। और आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो 3 था वो कुछ नहीं था, c था, और जो n था वो नहीं कुछ नहीं था, 2 था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको वो याद रखने
बताने की भी जरूरत नहीं है कि सर पेनिट्रेशन जो होता है वो 0, c एट y एक्सिस पे होता है, पेनिट्रेशन एट x एक्सिस माइनस c बाई m, 0 होता है। आप सीधे आप ये याद रखें भाई x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, द प्रॉब्लम इज डन। तो इसका जो पेनिट्रेशन होगा वो क्या होगा, -3/2, 0। तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आप 2D प्लेन है तो आपको क्या लेना होगा, 2 एक्सिस लेना होगा। एक एक्सिस होगा x एक्सिस, एक एक्सिस होगा क्या, y एक्सिस, और आपको इसको फटाफट क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो देखेंगे पहला पॉइंट क्या है, 0,3, चलिए ले लेते हैं 0,3। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, ध्यान देंगे, -3/2, डेफिनेटली लेफ्ट साइड में आएगा x एक्सिस के, और y की वैल्यू तो डेफिनेटली 0 होगी, कहाँ, x एक्सिस पे, ठीक है। और इन दोनों को मीट करता हुआ अगर आपने क्या किया, एक लाइन खींचा, तो डेफिनेटली उस लाइन का जो गवर्निंग इक्वेशन होगा वो होने जा रहा है y इज इक्वल्स टू ऑफ 2x + 3। फिर से रिपीट करूंगा, आज के बाद से कभी भी y इज इक्वल्स टू 2x + 3, y इज इक्वल्स टू 6x + 5, y इज इक्वल्स टू mx + c का प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करें, x को 0 रखें, y की वैल्यू निकालें। तो बेसिकली आप क्या निकाल रहे हैं, आप अपने लाइन का पेनिट्रेशन निकाल रहे हैं, कहां पर, y एक्सिस पे। और सिमिलरली y को 0 रखें और x की वैल्यू निकालें, तो बेसिकली आप अपने लाइन का इक्वेशन का पेनिट्रेशन निकाल रहे हैं, कहां पर, x एक्सिस पे। और वैसे भी अगर लाइन को ड्रॉ करना है और अगर आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, लाइन को स्केच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के बाद से ध्यान देंगे, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की, किसको, y इक्वल्स टू mx + c को, तो डेफिनेटली आपके पास एक फेयर आइडिया होना चाहिए। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए इसी कंटिन्यूएशन में एक दूसरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है लाइन का इक्वेशन। जब आपको क्या है, 2 पॉइंट नोन है जहां से आपका लाइन क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, और उस 2 पॉइंट के नोन होने के कारण आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो आपका ये दूसरा फॉर्मेट हो सकता है, ये पहला फॉर्मेट था y इक्वल्स टू mx + c, जहां m था मैं क्लियर रखूंगा, इट्स द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच यूज्ड टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ x, एंड सिमिलरली c इज नथिंग बट द पेनिट्रेशन ऑफ द लाइन ओवर द y एक्सिस व्हिच यूज्ड टू बी 0, c। चलिए अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर देखता हूं इसमें, तो लाइन का अगर मैं सेकंड स्ट्रक्चर देखूंगा, आप, मैं फिर बोल रहा हूं, रिपीट बार बार कर रहा हूं, आप मेरे साथ लिखते चलेंगे, नहीं तो अदरवाइज थिंग्स विल बी गोइंग इनटू सम डिफरेंट लेवल, ठीक है। तो अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यार्ड स्टिक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपन एक लेवल को अटेंड करेंगे और गेट के प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वहां से बार बार उठाए गए। तो लाइन का दूसरा इक्वेशन हो सकता था, आपका दूसरा इक्वेशन हो सकता था, जब आपको 2 पॉइंट नोन हो तो लिख सकते हैं चाहे तो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line when the line crosses through the 2 points, let's take x1, y1 and x2, y2। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, बाय द वे आपके 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, x1, y1, x2, y2। तब मेरे को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन को गवर्न करना है। इसका मतलब जो आपका लाइन है वो बेसिकली इस 2 पॉइंट से क्या कर रहा है, जुड़ के ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अगर बाय द वे इस 2 पॉइंट से जुड़ के आपका ट्रैवल कर रहा है लाइन, तो लाइन का जो क्या है, गवर्निंग इक्वेशन व्हिच यूज्ड टू बी, ध्यान देना, x माइनस ऑफ x1 डिवाइडेड बाय ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 इज इक्वल्स टू ऑफ y माइनस y1, y2 माइनस ऑफ y1। तो आप जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं वो लाइन होने जा रहा है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू ऑफ y माइनस y1 डिवाइडेड बाय ऑफ y2 माइनस y1, जहां की x1 y1 और x2 y2 क्या है, 2 पॉइंट्स हैं जहां से क्या हो रहा है, आपका लाइन क्रॉस कर रहा है। ध्यान देंगे, अब यहां जो मिस्टेक से प्रॉब्लम आती क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। बाय द वे मैंने इसको रब आउट कर लिया, और मैंने रैंडमली 2 पॉइंट आपको दे दिए और वहां से मैंने क्या निकालने बोला, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए बोला। देखेंगे बाय द वे इक्वेशन ऑफ लाइन मैं लेता हूं, x इज इक्वल्स टू 1, 3, 2, 5। अब मुझे क्या करना है, इससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। जैसे अगर दिया है बाय द वे डिटेल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन द लाइन क्रॉसेस थ्रू द 2 पॉइंट्स व्हिच इज 1, 3 एंड 2, 5। देखो तो यहां आप x1 y1 किसको लोगे, x2 y2 किसको लोगे, थोड़ा सोच के बोलना। देखो बच्चा ये गलती करता है, वो बाय द वे बहुत वर्कआउट नहीं करके गया तो उसको याद आएगा, सर x1 y1 क्या बोले थे, इसको लें भाई, किसी को भी लोगे स्टिल यू विल बी गेटिंग द सेम इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आंख मूंद के आप x1 y1 इसको ले सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट x2 y2 ये बन जाएगा, या फिर अगर x2 y2 इसको ले लिए तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, x1 y1 ये बन जाएगा, और वाइस वर्सा x1 y1 इसको ले लिए तो क्या बन जाएगा, x2 y2 बन जाएगा। तो आज के बाद से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको 2 पॉइंट मिले हैं
और उससे अगर बाय द वे आपको जरूरत पड़ गई कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना पड़ गया, सर मेरे को 2 पॉइंट दिए हुए थे, सीधा प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, मैं बताऊंगा कैसे आएगा प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में आता है वर्क डन के प्रॉब्लम में। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, आप किसी को भी क्या ले सकते हैं x1 y1 और किसी को भी क्या ले सकते हैं x2 y2, और इवन अगर आप उसको इंटरचेंज भी करेंगे तो आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो चेंज नहीं होगा। इज इट पार्ट क्लियर? चलिए, तो अगर बाय द वे मैंने इसको क्या ले लिया x1 y1 और इसको क्या ले लिया x2 y2, इज इट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? मैंने इसको ले लिया x1 y1 और इसको क्या ले लिया है x2 y2। यार थोड़ा फास्ट ही चलना पड़ेगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं कि आपका क्वांटम जो है हर एक सब्जेक्ट में बराबर है मार्क्स का ऑलमोस्ट, तो हर एक सब्जेक्ट को आप प्रॉपर्ली अगर कवर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने जा रहा, और गेट में 9 से 10 सब्जेक्ट का मतलब इट इज़ अ गुड इन अमाउंट। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा x माइनस x1, इसको मैंने क्या लिया है 1, x2 क्या है यहाँ पर 2 माइनस x1 1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1, ये क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय ऑफ y2 दैट इज व्हाट 5 माइनस 3। ठीक, चलो इसको एक बार गवर्न कर लेते हैं, ये होगा x माइनस 1। अगर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो x माइनस 1 से कितना मल्टीप्लाई होने जा रहा है 2, और 2 माइनस 1 तो खुद में 1 है, ये मल्टीप्लाई होगा y माइनस 3 से। ठीक, तो ये होने जा रहा है 2x माइनस 2, माइनस को अगर आप इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा 3 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू कितना होने जा रहा है यहाँ पर 2x प्लस 1। मैं आप लोगों से अब एक्सपेक्ट करूंगा आप इसको जस्ट उल्टा ले लें। उल्टा का मतलब x माइनस, इसको आपने x1 y1 ले लिया है और इसको क्या ले लिया x2 y2 ले लिया, तो ये होगा x माइनस x1 कितना हो गया आपके पास 2 डिवाइडेड बाय ऑफ x2 माइनस x1, ये होगा 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ y माइनस 5 डिवाइडेड बाय ऑफ y2 माइनस y1 दैट विल बी इक्वल्स टू ऑफ 3 माइनस 5। इज दैट पार्ट क्लियर? चलो फटाफट यहां से भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ये होगा x माइनस 2 और ये क्या होगा 3 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस 2 जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से इज इक्वल्स टू y माइनस 5 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा किससे 1 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस 1। ये चलो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा माइनस 2x प्लस होगा 4 इज इक्वल्स टू माइनस y और प्लस होगा कितना 5। ठीक, वैसे भी मेरे को y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में अगर इसको क्या करना है सेट करना है तो लेफ्ट और राइट में क्या करना होगा मुझे माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। उससे पहले थोड़ा और अरेंजमेंट कर लेते हैं, 2x 4 माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 इज इक्वल्स टू ऑफ y मल्टीप्लाइंग माइनस 1 बोथ आर दिस साइड एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, तो यहाँ से y जो आने जा रहा है वो आने जा रहा है कितना 2x प्लस 1। तो आज के बाद से ध्यान जरूर देना मेरे भाई कि कायदे से अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसके थ्रू अगर आपको क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी क्या ले सकते हैं x1 y1 और किसी को भी ले सकते हैं x2 y2। लग रहा होगा सर क्या बेवकूफ़ वाली चीज़ें बता रहे हैं, बेवकूफ़ बन जाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में अगर थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे हुआ कि आपका जो पॉइंट चार्ज है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रहा है या यहाँ से यहाँ आ रहा है, दोनों में जो कैलकुलेशन का वर्थ होगा क्या होगा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो वहाँ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी मेरे से पढ़ेंगे तो इस चीज़ को मैं फिर से रिकॉल करूँगा, और ध्यान देना मैं जो आगे के सब्जेक्ट जितने भी कवर करूँगा वहां इस चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो आपको एक थरो आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये जो आइडिया है मैथ्स में पूरे के पूरे तरीके से काम आए ना आए, आगे जाके लिनियराइजेशन ऑफ डायोड बिल्कुल काम आने जा रहा है, और साथ में आप आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी में भी इसका यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं हो गया ये, तो ये होगा आपका सेकेंड। तो इससे रिलेटेड एक मैं एक प्रॉब्लम कर सकता हूं। प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो सकता है, अगर बाय द वे आप डायोड का लिनियराइज इक्वेशन देखेंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा बगल रखेंगे, आप मान के चलेंगे केवल क्या है एक 2D कर्व है। बाय द वे ये क्या है BD विच इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, और ये है ID करंट अक्रॉस द डायोड। और बाय द वे जो गवर्निंग इक्वेशन है, गवर्निंग इक्वेशन उसको मेरे को क्या करना है फाइंड करना है। ये कुछ इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो एक्स एक्सिस में बाय द वे टकराता है या पेनिट्रेट करता है कहाँ पर बी कटिंग पे, और इसका स्लोप जो है बाय द वे कितना है 1/RF है। तो ये अभी भी क्या इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको ये मैं बाय सीइंग दिस इक्वेशन यू हैव टू नो द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको क्या करना है इस इक्वेशन ऑफ लाइन को गवर्न करना है या क्या करना है कैलकुलेट करना है। और जैसे ही कैलकुलेट कर लोगे, एनालॉग में इससे बहुत 2 ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स आए हैं, लेकिन मेरे को लगता है वो प्रॉब्लम एनालॉग का कम था, इक्वेशन ऑफ लाइन का ज़्यादा था। ध्यान देना, अगर ये लाइन का इक्वेशन है आप कहीं से भी सॉल्व करो, ये होगा क्या y = mx + c तो होगा।
यहां इस प्रॉब्लम में जो वाई एक्सिस है वो किससे रिप्लेस हो चुका है, आईडी से। एम का डिटेल तो डेफिनेटली दिया हुआ है 1/RF। एक्स ये प्रॉब्लम में रिप्लेस हो चुका है किससे, वीडी से। आपको केवल किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, देखो इस पूरे के पूरे इक्वेशन में कायदे से इस लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे बेसिकली क्या होता है, वाई की वैल्यू 0 होती है। तो अगर बाय द वे यहाँ आपको पेनिट्रेशन दिया हुआ है तो ये जो पॉइंट है इसका पेनिट्रेशन एक्स एक्सिस बोले तो y इक्वल्स टू 0 एक्सिस, y इक्वल्स टू 0 एक्सिस, y यहाँ क्या है, id इक्वल्स टू 0। अगर आप id को 0 रखेंगे उस कंडीशन पे x की वैल्यू इस प्रॉब्लम में दी हुई है कितनी, v कटिंग। ठीक, कुछ नहीं करना, यहां क्या करना है आपको, id की वैल्यू क्या रखनी है, 0 फीड करनी है, कर लिया मैंने। ये क्या होगा, vd जो हो चुका है वो क्या हो चुका है, v कटिंग डिवाइडेड बाय ऑफ कितना, rf प्लस कितना हो गया यहाँ c। तो c की वैल्यू आसानी से निकल गई कितनी, माइनस ऑफ v कटिंग डिवाइडेड बाय ऑफ rf। तो यहाँ से इक्वेशन बिल्कुल आसानी से निकल चुका है। लाइन ऑफ करंट ये होगा y की जगह में क्या है, id इज इक्वल्स टू vd डिवाइडेड बाय कितना, RF। C की जगह में जो वैल्यू निकली है वो कितनी है, V कटिंग डिवाइडेड बाय ऑफ RF। तो यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते थे डिवाइडेड बाय ऑफ RF। ठीक है, एनीवेज ये प्रॉब्लम थोड़ा सा क्लमजी प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन जब आप डायोड में देखेंगे तो वो केवल ट्रू होता है V कटिंग के राइट साइड से। पहले जो क्या होता है, करंट वो 0 होता है। इसका मतलब ये लाइन केवल ट्रू है कब के लिए, जब आपका VD या वर्किंग VD किससे बड़ा है, V कटिंग से बड़ा है। तो यार मैं ID को ये भी लिख सकता था VD माइनस ऑफ V कटिंग डिवाइडेड बाय ऑफ RF व्हेन VD इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ V कटिंग और इवन इंक्लूडिंग ऑफ इट। ठीक है, तो आगे जब मैं एनालॉग पढ़ाऊंगा तो एनालॉग का जो डेरिवेशन होगा, लिनियराइजेशन ऑफ द डायोड वर्सेस इट्स वोल्टेज एंड करंट कर्व, तो मैं इसको फिर से क्या करूंगा, रिकॉल करूंगा। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इट्स गोना बी इक्वेशन ऑफ लाइन। इज दैट पार्ट क्लियर? तो कंटिन्यूएशन में अपन तीसरा फॉर्म ऑफ क्या पढ़ने जा रहे हैं, लाइन पढ़ने जा रहे हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द लाइन। और ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप ये मान के चलो कि इस फॉर्म ऑफ लाइन से एक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, चाहे वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से हो, चाहे वो मैथ से हो। कहाँ से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो फॉर्म होने जा रहा है ये होने जा रहा है थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म को मैं लिखने जा रहा हूँ द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द ऑब्वियसली 2D लाइन। तो देखो ये यूज कहाँ होता है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। बाय द वे अगर उधर से क्या किया मैंने, कूलर चलाया है, बाय द वे कूलर चल रहा है, इधर की तरफ एयर क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है, और एक मच्छर अगर बाय द वे इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, तो मच्छर इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, तो आप ये देख सकते हो किसने किस पे वर्क किया, मच्छर सिस्टम पे वर्क कर रहा है। बाय द वे मच्छर अब किस डायरेक्शन पे आ रहा है, वर्टिकली आपकी तरफ आ रहा है। तो ना तो मच्छर ने सिस्टम पे वर्क किया, ना सिस्टम ने मच्छर पे वर्क किया, और उसके बाद वर्टिकली ध्यान देना, ये बिल्कुल किधर, इस डायरेक्शन का मतलब किस डायरेक्शन पे जा रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन पे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कूलर ने या सिस्टम ने किस पे वर्क किया, मच्छर पे वर्क किया। कल के दिन ये प्रॉब्लम ये हो सकता था कि कायदे से मच्छर को कहां से किस डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहा है, आपको शायद वहां से समझ में ना आ रहा हो, किस डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके बाद किस डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहा है, बाय द वे जेड एक्सिस, और उसके बाय द वे ट्रैवल कर रहा है कहां पर, निगेटिव एक्स एक्सिस। तब आपने या फिर सिस्टम ने टोटल मच्छर पे कितना वर्क किया, मच्छर ने सिस्टम पे कितना वर्क किया। तो एक चीज तो ध्यान देना, इस डायरेक्शन पे सिस्टम पे मच्छर ने वर्क किया है, इस डायरेक्शन पे किसी ने किसी पे वर्क नहीं किया है, इस डायरेक्शन पे सिस्टम ने मच्छर पे वर्क किया है। कल के दिन आपसे पूछा जा सकता था नेट वर्क डन बाय द मॉस्किटो। ध्यान रखना, इस डायरेक्शन में वर्क डन मॉस्किटो के द्वारा किया गया, पॉजिटिव होगा, 0 होगा, और क्या होगा, निगेटिव होगा। नेट निकालना होगा, कहाँ से निकलेगा मेरे भाई, ये निकलने जा रहा है अभी भी कहाँ से, वेक्टर लाइन इंटीग्रेशन से। कल के दिन मॉस्किटो जनरली प्रॉब्लम हो सकता था मैकेनिकल का, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था, फोर्स एक्सर्ट हो रहा था। मॉस्किटो जिसके पास एक मास था, तो वहां एक क्या लग रहा था, फोर्स और मास के बीच का एक रिलेशनशिप लग रहा था। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का होता, तो इस डायरेक्शन पे क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती। और इस डायरेक्शन पे अगर आप चार्ज को मूव कर रहे हो, ध्यान देना, अगर इस डायरेक्शन अगर चार्ज को मूव कर रहे हो तो चार्ज पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता था। बाय द वे अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर रहा है, लेकिन आप फिर भी कहां लेके जा रहे हो, आगे की तरफ। इसका मतलब चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे वर्क कर रहा है। अब चार्ज बाय द वे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। उस समय ना तो इसने इस पे वर्क किया, ना इसने उस पे वर्क किया। इसका मतलब ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज पे वर्क किया, और ना चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड पे वर्क किया। और बाय द वे अब चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने किस पे वर्क किया, चार्ज पे वर्क किया। तो हो सकता है मुझे निकालना पड़ता कि नेट वर्क डन by the charge for moving the charge in a certain path। तो ये वर्क डन कहां से निकलता भाई, ये फिर से कहां से निकलता,
लाइन इंटीग्रेशन से निकलता है, और लाइन इंटीग्रेशन अगर आपको सॉल्व करना है तो वो प्रॉब्लम आगे हो के जाएगा कहाँ से, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन से। ठीक है, ऐसे ऐसे कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और वेक्टर कैलकुलस में कुछ तगड़े प्रॉब्लम लेने जाऊंगा रिलेटेड टू द लाइन इंटीग्रेशन एंड सिमिलरली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स, वहां मैं इसको क्या करूंगा, फिर से डिस्कस करूंगा। बस ये मान के चलना बिल्कुल है, मतलब है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन जो है वो फिर से क्या है, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द लाइन व्हिच इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स। आप ये मान के चलना हर एक 2 साल में एक बार यहां से प्रॉब्लम आएगा। ठीक, देखते हैं। तो इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, बाय द वे मुझे पता है कि आपका जो लाइन है वो 2 पॉइंट से होके गुजर रहा है। लेट्स टेक द पॉइंट्स आर x1 y1 एंड लेट्स टेक द सेकंड पॉइंट इज नथिंग बट x2 एंड y2। आपका लाइन यहां से होके गुजर रहा है, मेरे को क्या करना है, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म बनाना है। ये होके गुजर रहा है, डेफिनेटली लाइन का तो कोई क्या नहीं है, लिमिट नहीं है, इट कैन गो टिल +∞ टू -∞ ऑफ x। ठीक, तो यार रिकॉल करेंगे, अगर आपको ये पता है कि 2 पॉइंट जहां से आपका क्या हो रहा है, लाइन क्रॉस कर रहा है, सो इक्वेशन वाज सॉर्ट ऑफ दिस, वी हैव ऑलरेडी सीन। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इक्वेट कर रहा हूं एक पैरामेट्रिक वेरिएबल t से। आज के बाद से ध्यान देंगे, t इज गोना बी द पैरामेट्रिक वेरिएबल, I'll be calling it PV from here onwards। तो ध्यान देंगे, what is the P over there? It's called parametric variable। आप चाहें तो बीच में लिखते चलेंगे, नहीं तो लास्ट में जाके गेट में रिवाइज करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो यहां से ध्यान देना, what will be the worth of x? x जो होगा x2 - x1, कंपेयर कर सकते हैं ना इसको और इसको। तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बोलेंगे x की वैल्यू जो होगी वो होगी x2 - x1 which will be multiplied with 3 plus of x1। यही होगी। ये किसका प्लेस में है, ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, x की जगह में है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इससे, ये निकल जाएगा y2 - y1 मल्टीप्लाई किससे होगा, ये t से मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्या होगा, y1 से होगा। तो एक चीज ध्यान देना, ये पूरा का पूरा जो है रिप्लेसमेंट किसका हो चुका है, x का, और ये पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट किसका है, y का। लेकिन अच्छे से विजुअलाइज करेंगे तो यहाँ x जो है x2 - x1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, x1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, y2 - y1 कांस्टेंट होगा, y1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो x कहीं ना कहीं क्या बन चुका है, फंक्शन ऑफ t बन चुका है, y भी क्या बन चुका है, फंक्शन ऑफ t बन चुका है। तो इसका मतलब आज के बाद से आप जो पॉइंट x और y लिखते थे, आप उसको क्या लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं, x एज अ फंक्शन ऑफ t, और y को क्या लिख सकते हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो अब मजेदार फैक्ट ये है कि आपके पास जो पॉइंट का इक्वेशन है वो क्या है, xt, yt। जो इस प्रॉब्लम में xt जो है x2 - x1 इंटू t डिवाइड प्लस x1, और यहाँ क्या है, y है। और ये जो होता है वो क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां आप t की वैल्यूज को चेंज करोगे। थ्योरेटिकली स्पीकिंग आप इसको कहां से कहां, -∞ से +∞ तक अगर लेके जाएंगे, t की वैल्यू आप -∞, -10, -9, -6, -5, -4, 0, 1, 2, 3 रखेंगे, तो वो पॉइंट हमेशा कहां ट्रेस करेंगे, वो पॉइंट हमेशा कहां ट्रेस करेंगे, आपके लाइन के ऊपर ट्रेस करेंगे। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि xt, yt है तो एक पॉइंट, लेकिन t को अगर आप -∞ से +∞ की तरफ अगर ट्रेवल कराएंगे तो डेफिनेटली वो जो पॉइंट है कहां के ऊपर लाई करेंगे, इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो आप इसको भी इक्वेशन ऑफ लाइन बोल सकते हैं, ऑल्दो है तो ये पॉइंट है, लेकिन t को जब आप वेरी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो क्या होगा, पॉइंट लाई करेगा किसके ऊपर, उस लाइन के ऊपर। तो इसको आप बोल सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। इज दैट पार्ट क्लियर? अगर बाय द वे मैं इसको थोड़ा क्या करता हूं, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से अप्रोच करने की कोशिश करता हूं। देखो बाय द वे जो x1 y1 है, मैंने इसको जो लास्ट में प्रॉब्लम लिया था उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। 1,3 ले लिया और इसको ले लिया मैंने 2,5। ठीक, चलो डेटास रखने की कोशिश करेंगे यहां पर। तो x1 जो होगा इस प्रॉब्लम के लिए कितना है भैया, 1 है, और x2 - x1, तो ये क्या होगा, x2 कितना है 2, -1 कितना होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक, y2 - y1, ये y2 कितना है 5, -3 कितना होगा, ये 2 होगा। ठीक है, y1 की वैल्यू तो डेफिनेटली कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, x ऑफ t होगा, ये निकाल सकते हैं, और ये क्या होगा, y ऑफ t, ये भी निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शायद इसका इंपॉर्टेंस यहां समझ में ना आए, लेकिन आगे जाके एक चीज समझ में आएंगे, जैसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी स्टार्ट करूंगा आपको समझ में आएगा, इसके बिना तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। एटलीस्ट वहाँ एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ने जा रहा है, द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल को क्या बोला जाता है, द पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट इज डिफाइंड एज अ
वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो वर्क डन उस चार्ज को कहां से कहां, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया गया पर यूनिट चार्ज। लेकिन अभी भी बात तो किसकी हुई, वर्क डन की हुई। किसके अगेंस्ट में वर्क हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क हुआ होगा। भाई छोड़ो, नहीं समझ में आएगा, लेकिन वहां पूरा का पूरा जो कंसेप्ट आएगा किसका आएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन आएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन के लिए मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। भाई आपका जो लाइन है वो ये दो पॉइंट से गुजर रहा है सर, तो आप ये बताइए कि इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होगा इक्वेशन। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली भाई मेरे, 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा, t से, और ये क्या है -1 राइट में शिफ्ट होगा, तो ये कितना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, 1 इंटू टी दैट्स अ t, और साथ में क्या होगा +1 कॉमा 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ, t से, क्या हुआ 2t, और क्या होगा साथ में +3। तो इसका मतलब x की वैल्यू होने जा रही है t+1 और y की वैल्यू होने जा रही है 2t+3। अगर आप t को कहां से कहां ट्रेवल कराएंगे, -∞, वैसे इक्वल्स टू नहीं ले सकता मैं, प्रैक्टिकली इन्फिनिटी वैल्यूज आर नॉट डिफाइंड। तब ये जो वैल्यूज हैं, आप अलग अलग वैल्यूज लो, t = 0 1 2 3 4 5 6, ये जो वैल्यू है हमेशा कहां फॉल करेंगी, इस लाइन पे फॉल करेंगी। चाहो तो आप इसको जज भी कर सकते हो। देखो अगर आप t = कितना रखें, 0 रखें, t = 0 पे x की वैल्यू कितनी हुई 1 और y की वैल्यू कितनी हुई 3, तो t = 0 इज नथिंग बट x = 1 एंड y = नथिंग बट 3। तो इस पॉइंट को अभी तक आपने क्या बोला था 1, 3, आज के बाद से इसको ये भी बोला जा सकता है t = 0 पॉइंट। 0 के बाद t की वैल्यू आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, t = 0.1 0.2, तो धीरे धीरे ट्रेस करते कहाँ आगे जाएगा। बाय द वे आपने क्या रखा, t = 1 रखा, t = 1 रखो, 1 + 1 कितना होगा 2, और ये क्या होगा 5। तो आज के बाद से आप इसको क्या बोल सकते थे, t = 1 भी बोल सकते थे। समझ में आ रहा है बात। तो कल के दिन आप ये बोल सकते हो, आप लिनियरली या फिर थ्रू द इक्वेशन ऑफ लाइन आप कहां से कहां ट्रेवल किए, 1, 3 से 2, 5 ट्रेवल किए, या फिर ये बोल सकते हो यूजिंग द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन t+1, 2 t+3 आप t = 0 से कहां ट्रेवल किए, t = 1 तक ट्रेवल किए। अभी टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आने जा रहा, लेकिन बेसिक्स मैंने थोड़ा आपके दिमाग में बिल्ड कर दिया है कि आगे जाके जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा और उसके प्रैक्टिकल फीलिंग्स को अगर समझने की कोशिश करूंगा, यू विल हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट द पैरामीटराइजेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आई विल रिपीट इट अगेन, पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ नहीं है, इक्वेशन में t को कनेक्ट करना है। तो आज के बाद से x जो है फंक्शन ऑफ t हो जाएगा, y ऑफ फंक्शन ऑफ t हो जाएगा। है तो ये पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट में अगर आप t को -∞ से +∞ ट्रेवल करोगे तो पॉइंट हमेशा कहां लाई करेंगे, उस लाई के ऊपर लाई करेंगे। तो आप इसको बोल सकते हो, ये दिस वन, इट्स अ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। कौन सा लाइन, जो डेफिनेटली किससे होकर गुजर रहा है, 1, 3, 2, 5। और अगर आप इसको रिकॉल करोगे तो इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन आया था कुछ, y = 2x+1, ये 2x+1, इट्स अ पार्ट क्लियर। तो ये भी बोला जा सकता था y = 2x+1 के लिए आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको। y = 2x+1 में आप 2 पॉइंट तो निकाल ही सकते हैं जहां से लाइन क्रॉस हो रहा है। क्या हो जाएगा, y = 2x+1, x को आप 0 रख के y की वैल्यू निकाल सकते हो, y को 0 रख के x की वैल्यू निकाल सकते हो, और वहां से इसको फिर से कैलकुलेट किया जा सकता था। एक तरीका और भी हो सकता था, आप x को क्या ले सकते थे, t ले सकते थे, और x को अगर t लोगे तो y क्या हो जाएगा, 2t+1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं x भी क्या हो गया, फंक्शन ऑफ t हो गया, y भी क्या हो गया, फंक्शन ऑफ t हो गया। और यही ही बेसिक रिक्वायरमेंट है किसकी, मेथड ऑफ पैरामीटराइजेशन की, कि आपके जितने भी कोऑर्डिनेट वैल्यूज हैं वो किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो जाए, जिसको मैं बोलता हूं क्या, पैरामेट्रिक वेरिएबल। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, मैंने केवल एक बेसिस दिया है। अभी मैं ये बोलूँगा इसको आप छोड़ के रखें, लेकिन हाँ रेडी रहेंगे, आगे तगड़े प्रॉब्लम्स में डेफिनेटली मैं इसका यूज़ फ्रिक्वेंटली करूँगा और वहाँ इसका प्रैक्टिकल मीनिंग भी समझाऊंगा। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वेन एवर यू वांटेड टू हैव पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज क्रॉसिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट, लेट्स कॉल इट x1 y1 till x2 y2, दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ इट। फॉर दिस प्रॉब्लम द वैल्यू गॉट टू बी नोन टू बी t+1 2t+3। लगेगा सर ये क्या है भाई, ये पॉइंट है, लेकिन पॉइंट में जब आप t को स्लाइड करोगे तो ये पूरे के पूरे पॉइंट किसको ट्रेस करेंगे, केवल आपके स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करेंगे। तो बोला जा सकता है सर ये भी एक फॉर्म ऑफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कौन सा फॉर्म है, इट्स अ पैरामेट्रिक फॉर्म। इज दैट पार्ट क्लियर। तो ये होने जा रहा है आपका थर्ड पार्ट ऑफ द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मैं आने जा रहा हूं बहुत ज्यादा मजेदार पार्ट में, और इस पार्ट को अगर आपने थोड़ी सी स्टडी कर ली तो गेट के 4 से 5 प्रॉब्लम सीधे आपसे इस मैच होने जा रहे हैं। कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट,
ये पूरा का पूरा है तो मेरा एक अलग टॉपिक, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूं कि अगर आपको केवल स्ट्रेट लाइन नोन है तो उससे आप कहानी कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, तो अब जो मैं 2D कर्व में बेसिकली पहला जो सेगमेंट था वो किस पे था, लाइन पे। लाइन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला y = mx + c के फॉर्म में, दूसरा इफ द लाइन इज क्रॉसिंग थ्रू द 2 पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2। थर्ड जो पॉइंट था या थर्ड जो क्या था नेचर ऑफ द लाइन था वो क्या था, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन था। इज दैट पार्ट क्लियर? अब यहां मैं जो दूसरा क्या लेने जा रहा हूं, स्ट्रक्चर लेने जा रहा हूं लाइन के बाद, वो होगा मॉडुला फंक्शन, मॉड फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक। इसका मैं मॉडुला का मतलब देखने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले कुछ रैंडमली प्रॉब्लम्स ले रहा हूं और उसको फील करने की कोशिश करूंगा। देखो, फील करने का मतलब क्या हुआ, बाय द वे मुझे ड्रॉ करना था mod of x + 1। अगर ये मुझे ड्रॉ करना है y = mod of x + 1, कैसे ड्रॉ करोगे मेरे भाई? कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक क्या करो, प्लेन लो विच इज नथिंग बट xy प्लेन। यार y = mod of x + 1 को मारो गोली, y = x + 1 तो ड्रॉ करना सबको आना चाहिए, मैं यही मेहनत करा रहा हूं। तो y आप कम से कम ड्रॉ तो कर सकते हो, कितना, y = कितना, x + 1। चलो यहां ड्रॉ कर लेता हूं, आप ड्रॉ कर सकते हो y = x + 1। कैसे ड्रॉ करना है? अभी ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में आप क्या करो, x की वैल्यू क्या करो, 0 फीड करो, y की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 1। और वैसे देख के समझ में भी आ रहा था कि y = x + 1 में y एक्सिस में जो पेनिट्रेशन होगा वो कहाँ होगा, 0, c पे होगा। c क्या है यहाँ पर, 1। सिमिलरली एक काम करो, y को क्या रखो, 0 रखो, तो x की वैल्यू समझ में आई कितनी, -1। तो इसका मतलब जो दूसरा पेनिट्रेशन होगा वो होगा, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे से स्पून फीड जो है एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे। क्यों? क्योंकि स्पून फीड से आपको केवल मजा आ सकता है लेकिन रैंक नहीं आ सकता। तो आप थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आता है तो रुक के खुद से सेल्फ एनालिसिस करो। बिना सेल्फ एनालिसिस के वीडियो में कुछ नहीं हो सकता, एक चीज ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा मेरे साथ बने रहेंगे और जहां आपको अबंडेंट अमाउंट ऑफ टाइम देना है वहां तो दिया जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो ये तो क्लियर हो गया भाई, जो आपका जो लाइन होगा वो 2 पॉइंट से होके गुजरेगा, ये। लेकिन आपसे y = x + 1 नहीं पूछा गया है, आपसे y = mod of x + 1 पूछा गया है। तो इस प्रॉब्लम में क्या चेंज आने जा रहा है, y = mod of x + 1 का मतलब ये है y कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसने x + 1 का मॉडुला लिया है। x + 1 तो निगेटिव हुआ है, अगर आप इससे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो x + 1 क्या है, y के वर्थ तो निगेटिव है, लेकिन आप जैसे इसका मॉडुला लेंगे तो बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव रह जाएंगे। मॉडुला का मतलब क्या होता है, मॉडुला ऑफ -2 क्या होगा, +2 होगा, मॉडुला ऑफ +2 क्या होगा, +2 होगा, मॉडुला ऑफ -3 क्या होगा, +3 होगा, मॉडुला ऑफ +3 क्या होगा, +3 होगा। तो ये होगा mod of x + 1 में मॉड का कोई मीनिंग नहीं है जब तक x + 1 क्या है, पॉजिटिव है। देखो ये पूरा का पूरा x + 1 पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही x + 1 का वर्थ निगेटिव हुआ, मॉडुला उसको क्या कर चुका होगा, पॉजिटिव कर चुका होगा। इसका मतलब इस पूरे के पूरे रेंज में, ये पूरे के पूरे रेंज में आपका x + 1 पॉजिटिव है तो इसका मॉडुला भी जो होगा वो सेम कर्व होगा। लेकिन इसके जस्ट नीचे मॉडुला लेने का मतलब यह है कि जो वैल्यूज निगेटिव थी वो क्या हो चुकी होंगी, पॉजिटिव। अगर कहीं वैल्यू नहीं, बाय द वे किसी एक पॉइंट पे अगर मैग्नीट्यूड क्या था, -1 था, तो उस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड +1 हो चुका होगा, मैग्नीट्यूड -2 था तो क्या हो चुका होगा, +2। इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा। आ रहा है कुछ समझ में? तो ये बेसिकली ये V शेप बनाया इसने भाई ने, कहाँ बनाया, एट -1, 0। तो इसका मतलब y = mod of x + 1 दो अलग अलग कर्व हैं। x = -1 से पहले एक अलग कर्व है, -1 के बाद एक अलग कर्व है। -1 के बाद जो कर्व है वो तो वही कर्व था जो y = x + 1 का था, x + 1 का था। लेकिन इससे पहले अभी कर्व में क्या नेचर चेंज आया ये देखेंगे। देखो एक चीज ध्यान देना, आपने जितना एंगल इसको कहाँ लिया था, थीटा लिया था, आपने उतना ही एंगल थीटा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि -1 +1 -2 +2। तो इसका मतलब ये है कि ये जाके कहाँ स्ट्राइक कर रहा था, पहले 1 को स्ट्राइक कर रहा था, तो इसको अगर मैं आगे आने दे दूं तो ये कहाँ जाके स्ट्राइक करेगा, -1। मतलब कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वहाँ c की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -1। मोरओवर यहाँ जो स्लोप था, यहाँ जो स्लोप है, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम,
क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर सेम है, लेकिन केवल स्लोप पहले से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। पहले अगर स्लोप जितना भी रहा हो, स्लोप जितना भी का मतलब यार y इक्वल्स टू x+1 में x के अलोंग जो मल्टीप्लायर फैक्टर होगा वो m होगा। m इस प्रॉब्लम के लिए कितना है, +1 है, तो बाय डिफॉल्ट इस प्रॉब्लम के लिए m कितना हो चुका होगा, -1 हो चुका होगा। तो अगर कोई ये बोले व्हाट विल बी द वर्थ ऑफ दिस इक्वेशन, स्लोप पहले +1 था, माइनस हो गया था, कितना हो गया, -x, पहले ये जाके कहां ठोक रहा था, +1 पे, अब कहां ठोकेगा ये, -1 पे। अग्री करते हैं? तो कायदे से आज के बाद से y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x+1 को मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना इसको, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x+1 को लिख सकता हूं। ये दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, टेकिंग द रेफरेंस ऑफ x इज इक्वल्स टू -1, तो ये होने जा रहा है x लेसर देन -1 पे, ध्यान देना थोड़ा सा, x लेसर देन -1 पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो है -x -1, और x ग्रेटर देन -1 पे जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कितना है, x+1। ठीक यार, एक चीज ध्यान देना, अगर x में यहाँ -1 रखता हूं तो होगा माइनस माइनस प्लस -1 0, और यहाँ अगर -1 रखता हूं तो ये भी क्या होगा, 0। इसका मतलब देख के भी समझ में आ रहा है कि -1 पे -x -1 और x+1 दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप इसको क्या ले सकते हैं, इक्वल्स टू भी ले सकते हैं। एनीवेज, कंटिन्यूटी फंक्शन नहीं समझ में आएगा तो आप पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूटी फंक्शन का, जिसमें आप 4 से 5 गेट के तगड़े प्रॉब्लम लेंगे और मेरे सेल्फ डिजाइन प्रॉब्लम लेंगे, तो बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आज के बाद से ध्यान रखेंगे, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x+1 जो बेसिकली दो अलग अलग फंक्शन है, -1 से पहले कितना है, क्लियर रखेंगे, -x -1, और सिमिलरली -1 के बाद है कितना, x+1। तो ये पार्ट सबको क्लियर होना चाहिए। देखो आगे अगर गेट में आप देखोगे तो सीधे सीधे प्रॉब्लम पूछ लिया गया है कि y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x+1 जो होगा वो कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा। नॉन डिफरेंशिएबल मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आगे जाके टॉपिक पढ़ोगे, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहां मैं इसको बहुत अच्छे लॉजिक से क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। लेकिन जहां जहां फंक्शन क्या होता है, कस्प बनाता है, चोटी बनाता है, वहां क्या होता है, ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। या फिर कर्व जहां जहां स्मूथ नहीं होता वो क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो ये कर्व देख रहे हो सब जगह स्मूथ है एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू -1, तो आप देख के बता सकते थे सर मॉड ऑफ x+1 जो है वो बेसिकली क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कहां पर, x इज इक्वल्स टू -1। डिटेल अभी मैं नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर में डिटेल भी करने जाऊंगा। मॉड ऑफ x+1 को अच्छे से चीर पाड़ करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाई इट्स नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू -1। तो मेरे को ये आइडिया हो गया कि आपको कम से कम y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x+1 को ड्रॉ करना आता होगा। क्यों? क्योंकि अगर कल के दिन यही प्रॉब्लम आपसे पूछ लिया जाता, फाइंड द y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x+1 की जगह में इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ x+1 फ्रॉम -3 टू +3, तो पंगे में आ जाते हैं प्रॉब्लम को लेकर अपन। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपको इसको इंटीग्रेशन करना भी होता, आगे देखने जा रहा हूं, तो ये एक चीज ध्यान देना, मॉड ऑफ x+1 जो है वो एक यूनिफॉर्म फंक्शन नहीं है, -3 से +3 तक। ध्यान देना, -3 से -1 तक ये जो मॉड ऑफ x+1 है वो डिफाइंड है एज -x -1। तो -3 से इंटीग्रेशन किसका, -x -1 का किसके फॉर्म में होगा, -x -1 के फॉर्म में होगा। और उसके बाद कहां से कहां, मैंने बोला है आपको कहां, -3 से +3 तक। तो अब -3 से -1 एक फॉर्म में और -1 से +3 तक ये होगा क्या, x+1 के फॉर्म में। एनीवेज अगेन मैं बोल रहा हूं आप ये देखने जा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन ये मजेदार फैक्ट ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मॉडुला निकालना थोड़ा बहुत बच्चे को आता होगा। तो फटाफट मैं कुछ 3-4 तगड़े प्रॉब्लम ले रहा हूं मॉडुला के, जो अलग अलग जगह आपके गेट में अलग अलग तरीके से पूछ लिए गए हैं। देखते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं ड्रॉ दी y इज इक्वल्स टू ऑफ मॉड ऑफ 2x+3, फिर से गेट का प्रॉब्लम था किसी और तरीके से, ठीक है, वो तो गेट के प्रॉब्लम कराऊंगा तो आपके सामने स्क्रीन में पूरे के पूरे क्वेश्चंस होंगे। बट अभी मैं केवल मैं बोल रहा हूं कि कर्व में मैं एक लेआउट देना चाह रहा हूं कि बच्चा गेट में मैथ्स को कैसे डील करेगा, या अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम किसी दूसरे सब्जेक्ट में दिख गए तो उसको कैसे डील करेगा। ये देखो, तो यार y इज इक्वल्स टू 2x+3, यार आंख मूंद लो, मेरे साथ रहो। देखो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x+3 में मॉड को पहले गायब करो, आपको ड्रॉ करना है 2x+3। 2x+3 को अगर ड्रॉ करना है तो 2x+3 इज गोना बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा, 0,c। 0,c का मतलब क्या होगा, 0,3। ठीक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, y इज इक्वल्स टू कितना, 2x+3। तो y एक्सिस में ये कहां पेनिट्रेशन होगा, जब आप x की वैल्यू क्या रखो, 0 रखो, और x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या होने जा रही, 3। सिमिलरली आप y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू आप जैसे 0 रखे तो यहाँ x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है कितनी, -3/2। कहां आ रही है, -3/2, कहीं यहां पर, ये -3/2, 0। तो इसका मतलब आप स्ट्रेट लाइन को आराम से खींच सकते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। ये किसका स्ट्रेट लाइन है, क्लियर रखना, ये स्ट्रेट लाइन है 2x+3।
लेकिन y जो है वो है मॉडल ऑफ 2x प्लस 3, इसका मतलब y भाई साहब निगेटिव होने के लिए तैयार नहीं है। जबकि कर्व जो है x इक्वल्स टू -3/2 से अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो y क्या है, निगेटिव है, जो कभी नहीं हो सकता एज फार एज द मॉडुला इज कंसर्न। तो जब इसका मॉडल लेंगे तो आपका जो पॉजिटिव साइड है वो तो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन जो निगेटिव साइड है जितना एंगल नीचे की तरफ था उतना एंगल कहां लेके चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। कुछ नहीं, यहां जो स्लोप था बताते जाएंगे, यहां जो स्लोप था कितना था भैया, +2 था। अब यहां जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये जाके पहले अटैक करने वाला था 0,3 पे। अब बाय द वे इसको अपॉर्चुनिटी दे दूं मैं कहां, एक्सटेंड करने के लिए, कहां तक, y एक्सिस। तो ये बेसिकली अटैक करने जा रहा है 0,-3 पे। तो यार -3/2 से पहले एक अलग लाइन ऑफ इक्वेशन है, -3/2 के बाद एक अलग लाइन ऑफ इक्वेशन है, उसको निकालने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। तो अगर बाय द वे कोई मेरे को पूछे मॉड ऑफ 2x प्लस 3 जो है वो क्या है भैया, ये दो अलग अलग लाइंस का क्या है, बाइफर्केशन है, टेकिंग द रेफरेंस ऑफ -3/2। -3/2 का मतलब ये हुआ जब x क्या है -3/2 से छोटा है तो आपका जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वहां ध्यान रखना m की वैल्यू कितनी है, -2, तो होगा -2x, और ये कहां जाके अटैक कर रहा है, C पे, क्या होगा, -3। सिमिलरली -3/2 से आगे x ग्रेटर देन -3/2 पे ये बेसिकली क्या होने जा रहा है, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, क्या है ये, किस पे अटैक कर रहा है, 3 पे, और कायदे से इसका स्लोप कितना है, 2x प्लस 3, और -3/2 यहाँ रखो, वैल्यू सेम आ रही है 0, तो आप इसको इक्वल्स टू भी कर सकते हो। तो मॉड ऑफ 2x प्लस 3 को आप कैसे रिफर कर सकते हो, ऐसा रिफर कर सकते हो। तो कल के दिन प्रॉब्लम ये पूछ सकता था मॉड ऑफ 2x प्लस 3 जो है वो कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब जहाँ कर्व बने, चोटी बने, चाहे वो ऊपर की चोटी हो या नीचे की चोटी हो, कहाँ बन रही है, x इक्वल्स टू -3/2, यहाँ क्या होने जा रहा है, ये नॉन डिफरेंशिएबल। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत डिटेल नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको मॉडुला फंक्शन ड्रॉ करना जरूर आता हो, नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। अभी इसी सेगमेंट में फटाफट मैं आगे कुछ और 3 से 4 अच्छे प्रॉब्लम्स लेता हूँ जिसको सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। देखो आपसे एक पैट प्रॉब्लम बार बार जनरेट करने पूछा गया है, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ठीक। तो यार इसको तो ड्रॉ करना बड़ा आसान है, कुछ नहीं, y इज इक्वल्स टू x ड्रॉ करो, y इज इक्वल्स टू x, जब x 0 रखोगे तो y क्या होगा, 0 होगा, x 1 रखोगे तो y 1 होगा, x 2 रखोगे तो y 2 होगा, x 3 रखोगे तो y 3 होगा, x -1 रखोगे -1 होगा। तो ये क्या होने जा रहा है, y इज इक्वल्स टू x, लेकिन y इज इक्वल्स टू x नहीं चाहिए, y इज इक्वल्स टू क्या चाहिए आपको, मॉड ऑफ x चाहिए। मॉड ऑफ x का मतलब ये वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं होगी तो डेफिनेटली जो कर्व नीचे की तरफ जा रहा था उसी स्लोप पे ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ चला गया तो ये होने जा रहा है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा सब चीज क्लियर होगा, यहाँ पर स्लोप कितना होगा मेरे भाई, स्लोप होगा यहाँ पर +1 और यहाँ स्लोप होगा कितना, -1। तो मॉड ऑफ x को आप दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं। रेफरेंस जो लेंगे वो लेंगे x इज इक्वल्स टू 0 का, उससे पहले एक अलग कहानी है और उसके बाद में एक अलग कहानी है। और आप चाहे x इक्वल्स टू 0 यहाँ फीड करें या यहाँ फीड करें, दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है 0, आप चाहे तो इसको इक्वल्स टू भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के बाद से ध्यान देना, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x ड्रॉ करने आना चाहिए, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x +1 ड्रॉ करने आना चाहिए, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3 ड्रॉ करना आना चाहिए, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3x प्लस 2, कुछ भी एक रैंडम लीनियर इक्वेशन का अगर मॉडुला लिया गया है तो यू शुड हैव द क्लियर कट आइडिया हाउ टू ड्रॉ अबाउट दैट कर्व। लेकिन एक चीज ध्यान देना, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x को एक और तरीके से लिखा जा सकता है जो गेट मैकेनिकल में एक बार पूछा गया था अपने तरीके से। ध्यान देना, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x कैन ऑल्सो बी रिटन एज मैक्स ऑफ x माइनस ऑफ x। तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x को आज से मैं क्या रिफर कर सकता हूँ, मैक्स ऑफ x माइनस ऑफ x। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस फॉर्म में अभी तक मॉड ऑफ x को रिफर नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है रिफर कर लिया जाएगा। ऐसा क्यों, ध्यान देना यार, y इज इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू माइनस x कहीं नहीं दो इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो है। बाय द वे मैंने इसको ड्रॉ किया, y इज इक्वल्स टू x, ये क्या है मेरा x एक्सिस है, ये मेरा क्या है y एक्सिस है। अगर y इज इक्वल्स टू x को ड्रॉ किया तो y इज इक्वल्स टू x तो यही होगा, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से क्रॉस होगा। ये क्या है, y इज इक्वल्स टू x, और एक दूसरा है y इज इक्वल्स टू माइनस x। इसका मतलब ये अभी भी ओरिजिन से क्रॉस होगा और इसका स्लोप क्या होगा, -1, ये होगा y इज इक्वल्स टू माइनस x। लेकिन आपको जो y निकालना है ना तो x निकालना है ना माइनस x निकालना है, आपको इनके दोनों के बीच की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैक्स अगर x आपने 2 फीड किया तो ये होगा 2 और ये होगा -2। तो मैक्स ऑफ 2, -2 जो होने जा रहा है वो कितना होने जा रहा है भैया, डेफिनेटली 2। तो y का वर्थ क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2 पे कितना होगा, 2 होगा। अगर आप x इज इक्वल्स टू -2 लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू -2
फिर रखते हैं डेटा, x इक्वल्स टू कितना रखें, -2 रखें, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और यहाँ भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी। या फिर मैं ये बोलूँ दो अलग अलग कर्व है, y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू -x। आप जिस भी पॉइंट ऑफ x पे इनका क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिसका भी वर्थ ज्यादा होगा यू हैव टू पिक दैट वैल्यू। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग x पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ये अलग अलग x पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। यहाँ x इक्वल्स टू कितना है, 1, मान लिया 2, मान लिया -1, ये मान लिया क्या मैंने, -2। तो यार एक चीज ध्यान देना, x इक्वल्स टू +1, x इक्वल्स टू +2 पे आप ब्लैक वाले पेन से पूछेंगे या ब्लू वाले पेन से पूछेंगे। ब्लैक वाले पेन का जो क्या है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है किससे, ब्लू वाले पेन से। कब, जब आप x इक्वल्स टू 0 से राइट साइड में गए हैं। और सिमिलरली x लेसर देन क्या 0 में आपका जो मैग्नीट्यूड किसका, ब्लू पेन का ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट, ब्लैक पेन। आपको हमेशा क्या लेना है, मैक्सिमम वैल्यू ही तो लेना है। तो इसका मतलब लेफ्ट में आप क्या लोगे, ब्लू पेन लोगे, और राइट में क्या लेने जा रहे हो, ब्लैक पेन लेने जा रहे हो। तो बेसिकली आप इसको रिमूव किए और इसको रिमूव किए, तो कायदे से आपने ये जो कर्व बनाया वो क्या बनाया, मॉड ऑफ x ही तो बनाया। तो कायदे से आज के बाद से ध्यान देना, मैक्स ऑफ x, माइनस ऑफ x कैन ऑल्सो बी रिटन एज मॉड ऑफ x। सिमिलरली आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा शायद आपको ये क्लियर हो, ये आपका होमवर्क होगा, y इज इक्वल्स टू ऑफ मीन ऑफ x, माइनस ऑफ x। इसका मतलब जो वैल्यू छोटी होगी वही ही पिक की जाएगी, और जो वैल्यू वही छोटी है वही ही पिक की जाएगी। तो वैल्यू जो नीचे की तरफ होगा वही ही क्या होगा, आपका मिनिमम ऑफ x, माइनस ऑफ x, जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ मॉड ऑफ x। तो ये ध्यान देना, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x को आज से मैं रिफर कर सकता हूं मिनिमम ऑफ x, माइनस ऑफ x। तो ध्यान देना, मॉड ऑफ x को ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे केवल मॉड ऑफ x के फॉर्म में ही पूछे, ये कई अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो मॉड ऑफ x को बोला जा सकता है मैक्स ऑफ x, माइनस ऑफ x, एंड सिमिलरली माइनस ऑफ मॉड ऑफ x को बोला जा सकता है मीन ऑफ x, माइनस ऑफ x। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मेरे को लगता है कि मॉड के बारे में थोड़ा बहुत आपको क्या आ रहा होगा, एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी। अब एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लेके जा सकता हूं। बाय द वे अगर आपको निकालना हुआ, एब्सोल्यूट में फिर से एक फंक्शन लिया हुआ है। बाय द वे मैंने फंक्शन का जो वर्थ लिया है, लेट्स टेक इट्स अ मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय ऑफ x। यार मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय ऑफ x कुछ नहीं है भैया, दो अलग अलग कर्व हैं और आपस में क्या हुआ है, ये डिवाइड हुए हैं। मॉड ऑफ x को अगर डिवाइड करना बड़ा आसान है भैया, मॉड ऑफ x ऐसा ही कुछ पड़ा था, ये क्या था, स्लोप 1 था, ये स्लोप कितना था, -1 था, या फिर ये बोलूँ ये किसके बराबर था, x के बराबर था, ये किसके बराबर था, माइनस ऑफ x के बराबर था। और नीचे जो है आपके पास कर्व है क्या, x का, अगर आपने उसको क्या किया है, ड्रॉ किया है, तो इसका जो कर्व होने जा रहा है वो कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये क्या है, थ्रू आउट द रेंज ऑफ x क्या है, फिक्स्ड है, चाहे x ग्रेटर देन 0 पे जाएंगे तो भी x, और x लेसर देन 0 पे जाएंगे तो भी क्या है, x है। अगर बाय द वे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मजेदार फैक्ट ये दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है x ग्रेटर देन 0 पे क्या है, x है, और ये x ग्रेटर देन 0 पे क्या है, x है। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 1 का मतलब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, 1। और अगर आप कहाँ आते हैं, x लेस देन 0 पे आते हैं, तो यहाँ जो फंक्शन का वर्थ है कितना है, -x है, और यहाँ फंक्शन का वर्थ कितना है, +x है। तो -x डिवाइडेड बाय ऑफ x कहीं ना कहीं क्या होने जा रहा है, -1। तो कायदे से आज के बाद से मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय ऑफ x को क्या बोला जा सकता है, इट्स अ फंक्शन विच वी हैव सीन समवेयर, इट्स अ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट कुड बी रिटन एज अ सिग्नम फंक्शन, जो आप कहाँ देखेंगे, अपने सिग्नल सिस्टम में देखेंगे। तो सिग्नम फंक्शन को मैथमेटिकली इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि सर मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x पूछ लिया क्या होगा। हाँ, लेकिन अब कोई प्रिसाइजली ये पूछ ले सर x इज इक्वल टू 0 पे मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x की क्या कहानी है, वो कहानी मैं पढ़ने जा रहा हूँ एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूटी लिमिट एग्जिस्टेंस। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम मॉड ऑफ x डिवाइड बाय x ना होके x डिवाइड बाय मॉड ऑफ x का होता, देन आप फिर से ट्राई करना, भाई ये ऊपर चला जाता, ये नीचे चला जाता, और अभी भी वैल्यू क्या होती, सेम ही होती। तो कहीं ना कहीं ये जो कर्व है ये किसके लिए ट्रू है, मॉड ऑफ x डिवाइड बाय x के लिए भी ट्रू है, और x डिवाइड बाय मॉड ऑफ x के लिए भी ट्रू है। इज इट पार्ट क्लियर? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्नम फंक्शन। चलिए, अगर इसी स्टेप में अगर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ मॉड ऑफ x + 1 डिवाइडेड बाय ऑफ x + 1, तो इसको आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो यार, मॉड ऑफ x + 1 मैं मान के चल रहा हूँ आपको ड्रॉ करना आता होगा। कुछ नहीं, मॉड ऑफ x + 1 के लिए आप पहले x + 1 माने उसको, और उसका क्या ले लें, मॉडुला ले लें, और नीचे क्या करना है आपका x + 1। तो यार एक चीज ध्यान देना, जो y = x + 1 है वो कहाँ से क्रॉस होगा, वो कहीं ना कहीं c की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ये तो क्लियर है, c की वैल्यू 1 बोलने से क्या होगा, 0, 1। y = x + 1, y को अगर 0 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो x जो होगा वो कितना होगा, -1, 0। तो अगर आप इसका मॉडुला ले रहे हैं तो भाई इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए,
मॉडुला में ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, बट मॉडुला इसको क्या कर चुका होगा, ऊपर की तरफ लेके जा चुका होगा। ये जो फंक्शन होगा ये होगा x+1, और ये जो फंक्शन होगा स्लोप को रिवर्स कर चुका होगा बोले तो -x, और c को भी चेंज कर चुका होगा बोले तो क्या, -1। और नीचे वाला भाई तो बिल्कुल सेम है, नीचे वाला भाई अभी भी कैसा होगा, ऐसा होगा। चाहे वो आप x = -1 से राइट में जाएं तब भी x+1 होगा, लेफ्ट में जाएं तब भी ये क्या होगा, x+1 होगा। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो कहानी ऐसी है, अगर आप किसके रेफरेंस में, -1 के लेफ्ट में अगर दोनों का डिवीजन करेंगे तो डिवीजन किसका हो रहा है, -x -1 डिवाइड बाय x+1 बोलने से कितना, -1, और इसके राइट में जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, x+1 डिवाइड बाय x+1 बोलने से कितना, +1। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया है, सिग्नम फंक्शन को क्या किया हुआ है, शिफ्ट किया हुआ है। किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये मॉड ऑफ x+1 डिवाइड बाय x+1 को भी लिखा जा सकता था कुछ ऐसा कर्व, -1 से पहले ध्यान देना, ये क्या है, माइनस है, ये कुछ होगा -1, और इसके जस्ट बाद ये क्या हो चुका है, +1। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, सिग्नम को शिफ्ट किया। तो एक चीज ध्यान देना, तो ये जो मॉडुला फंक्शन है वो सिग्नम फंक्शन के फॉर्म में भी इन फ्यूचर क्या हो सकता था, आ सकता था। तो मेरे को ये लगता है कि ऑलमोस्ट आपको मॉडुला फंक्शन क्या होगा, नोन होगा कि मॉडुला फंक्शन आप कैसे क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो आज के बाद से थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा भाई मेरे। y = दिमाग में रखो, सब चीज दिमाग में कैलकुलेट करना, कोई भी कॉपी में कैलकुलेट नहीं करना है। y = mod of x+1, तो ये नेचर कहाँ चेंज होगा इस कर्व का। तो यार सबसे पहले दिमाग में लाओ y = x+1, ठीक है सर। y = x+1 में y अगर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। इसका मतलब ये x एक्सिस में कहां पेनिट्रेट कर रहा है, -1, 0। तो ये क्या होगा, -1, 0। और अगर आपने x 0 रखा तो y कितना होगा, 1 होगा। ये कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा ही है कुछ। अगर बाय द वे आप मॉड लोगे तो ये जो v शेप बनाएगा ये कहां पर बनाएगा, -1 पे बनाएगा। तो इसका मतलब जो होने जा रहा है y = mod of x+1 जो होगा एक v शेप बनाएगा कहां पर, -1 पे। और इन जनरल मैं ये बोल सकता हूं, तो आपको एक ऑलमोस्ट एक क्लियर कट आइडिया हुआ होगा। तो अगर y = mod of mx + c का अगर आपको फॉर्मेट मिल गया तो कायदे से इस कर्व को आप दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे आप सबसे पहले y = क्या मान के चलो, इसको mx + c ही मान के चलो। अगर आपने y को 0 रखा है, y = mx + c मान के अगर आपने y को 0 रखा है तो x की वैल्यू कितनी आई है, ध्यान देना, x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, -c/m। -c/m से पहले ये कर्व का नेचर अलग होगा और -c/m के बाद ये कर्व का नेचर अलग होगा। लाइक x इज लेसर देन -c/m, जो कर्व होगा वो होगा -mx - c, और x ग्रेटर देन ऑफ -c/m जो होगा वो होगा mx + c। और मैं ये तो बोलूंगा भाई अगर इतना कुछ याद करके जाना होगा, गेट निकलने से रहा, भूल जाओ ये सब चीज, कुछ नहीं। y = mx + c which could be 2x + 3, 4x + 5। आप क्या करें, उसको पहले लाइन माने। मॉड लेने का मतलब ये होता है कि जितने भी निगेटिव लोब्स हैं वो कहां चले जाएंगे, पॉजिटिव साइड में चले जाएंगे, और बिकॉज ऑफ दैट यू विल मेक अ वी शेप। और कल के दिन प्रॉब्लम डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट वगैरह से पूछे जा सकते हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए तो फटाफट मैं आगे, मैंने अभी तक मैं क्लियर कर रहा हूं, आपने दो अलग अलग टाइप के क्या पढ़ लिए हैं, कर्व्स पढ़ लिए हैं। पहला जो कर्व था वो क्या था, लाइन का इक्वेशन। लाइन के इक्वेशन में मैंने क्या पढ़ा, फटाफट रिकॉल करना। लाइन के इक्वेशन में फर्स्ट फॉर्म पढ़ा y = mx + c। दूसरा फॉर्म पढ़ा कि अगर आप लाइन को पता है कि दो पॉइंट से होके क्रॉस कर रहा है, तो पॉइंट कुड बी लाइक x1, y1 एंड x2, y2। वहां जो गवर्निंग इक्वेशन था which was equals to of x - x1 divided by x2 x1 is equals to of y - y1 divided by y2 - y1। किसको x1 y1 और किसको x2 y2 लेना है भाई, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको इंटरचेंज कर भी देंगे यू विल बी गेटिंग द सेम इक्वेशन। जो थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन था, अभी आपको लगा होगा सर कहां फंसा दिए, लेकिन भाई एक चीज ध्यान देना, फंसे तो अभी हो नहीं, मजा यहीं से आने जा रहा है। आगे जाके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जो क्या होंगे, वेक्टर लाइन इंटीग्रेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करोगे, जहां चार्ज मूव करके मेहनत करके वर्क देगा, उस वर्क के कैलकुलेशन के लिए बेसिकली आपको यही ही यूज करना होगा। सिमिलरली जो दूसरा सेगमेंट था उसमें मैंने किसके बारे में बात किया, मॉडुलर फंक्शन के बारे में बात किया। मॉडुलर फंक्शन है क्या भाई, ये एक ऐसा फंक्शन है जो केवल क्या करेगा, निगेटिव को पॉजिटिव करेगा। तो आपको ये भी लगता होगा सर मॉडुलर फंक्शन कॉम्प्लेक्स होता तो क्या, मैं कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी नहीं कर रहा, मेरा फंक्शन f(x) जो है वो हमेशा क्या है, एक रियल फंक्शन है। अगर वो निगेटिव होगा तो मॉड उसको क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा, और पॉजिटिव होगा तो उसको क्या करेगा, निगेटिव करेगा। इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए। y = mod of x, 0 पे v शेप बनाया, पहले इसके -1 स्लोप और इसके बाद क्या था, +1 स्लोप। y = mod of x + 1, ये v शेप यहां बनाया। एक चीज ध्यान देंगे, -1 से पहले इसका स्लोप जो था वो -1 था, और -1 के बाद इसका स्लोप क्या था, +1 था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको एक ऑलमोस्ट आइडिया हुआ होगा कि मॉड के प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है। ध्यान देंगे मॉडुला अगर आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस पे डिटेल्स में आगे करने जा रहा हूं।
थर्ड क्या लेने जा रहे हैं, 2D कर्व लेने जा रहे हैं, दैट्स गोना बी द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो मैं फिर से रिकॉल कर लूं, जो पहला फंक्शन था वो कुछ नहीं था, इक्वेशन ऑफ लाइन था, जिसको मैंने 3 अलग अलग तरीके से क्या किया, रेफर किया। पहला जो फॉर्म था y = mx + c का फॉर्म था। दूसरा जो फॉर्म था कि अगर बाय द वे आपको नोन है कि लाइन किस पर्टिकुलर 2 पॉइंट से गुजर रहा है, द पॉइंट फॉर x1 y1 एंड x2 एंड y2, एंड सिमिलरली जो तीसरा फॉर्म था दैट वाज अ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइन इंटीग्रेशन व्हिच इंक्लूड्स वेक्टर लाइन इंटीग्रेशन एज वेल एज व्हाट, स्केलर लाइन इंटीग्रेशन। जो सेकंड फॉर्म ऑफ 2D कर्व था, बेसिकली आई वाज डीलिंग विद द मॉडुलस फंक्शन, और जो भी आपने मॉडुलस फंक्शन लिया था या जिस भी फंक्शन का मॉड लिया था वो हमेशा क्या थे, रियल वैल्यूड फंक्शंस थे। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि कल के दिन जो आप फंक्शन ले रहे हैं जिसका आपने मॉडुला लिया है वो क्या हो सकते थे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकते थे, बट कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मॉडुला मैं डील करने जा रहा हूँ किसमें, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जो कहीं ना कहीं आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जो तीसरा फंक्शन अब मैं डील करने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो होने जा रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आप ध्यान देंगे, अब मेरा जो बेसिक फोकस होगा वो होगा लॉग फंक्शन में। तो मैंने ये प्रिज्यूम किया हुआ है कि आपका जो y है, y इज द लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x, और इसका बेस मैंने a लिया है। यार बेस a लेने के पीछे बेसिक रीजन ये है, यूजुअली आप मैथमेटिक्स में देखेंगे तो बेस ई की जरूरत पड़ेगी या बेस 10 की जरूरत पड़ेगी, बट बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको ये देखेंगे कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में यहाँ बेस ए की जगह में 2 भी लिया जाता है और कभी बेस 8 और 16 भी लिया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, आप कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ जितना भी लॉग ऑपरेट होगा वो बेस 2 के साथ ऑपरेट होगा, और सिमिलरली अगर आप डिजिटल पढ़ते हैं वहाँ बाय द वे हेक्सा डेसिमल सिस्टम से अगर आपको क्या करना हो, कुछ रोल प्ले करना हो और वहाँ लॉग की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ ये 16 और सिस्टम के लिए 8 भी ली जाती है। तो मैंने इसको जनरलाइज किया है, नाइदर आई टुक बेस ऑफ e, neither I took base of 10, but yes, those fundamental is what completely valid on this generalized logarithmic function. तो let's see how it looks like. तो एक चीज ध्यान देंगे, अगर बाय द वे मैं क्या करता हूँ, लॉग को अगर लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ से जो x का वर्थ आएगा that must be known to me, तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये लॉग जो है, लॉग का जो बेस है वो लेफ्ट में जाके इसका क्या बनाएगा, पावर बनाएगा। तो ये होगा a to the power y is equals to of what, x। तो मैं अगर y is equals to log of base ax लिखता हूं which is equal to the a to the power y is equals to what, x। इसका मतलब क्या हुआ, अगर y is equals to log base 10x है तो कल के दिन मैं लिख सकता हूं उसको 10 to the power y is equals to of x। सिमिलरली y is equals to, अगर ये log natural x है, log natural x का मतलब होता है जो आपका बेस a है वो e है, so I can call it a, y is equals to log ex is equals to, अगर आप इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते थे e to the power y is equals to of x, and which is also called a anti log process। तो ये क्या है, x का log है और ये जो कहीं ना कहीं क्या है, इसका एंटी लॉग है, जिससे आपने x को क्या किया है, रिट्रीव किया है वापस। तो या मैं ये बोल सकता हूं कि y जो था इसका क्या था, x का log था। तो अगर आपको y से x रिट्रीव करना है तो आप y का क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, और एंटी लॉग इज नथिंग बट द पावर ऑफ द बेस। ठीक है, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 5, इट कुड बी 7, और इन जनरल यूजुअली a used to be taken as e, then it becomes log natural, or it used to be base 10, but as I said it could be like 2 as well as 8 as well as 16, depends on the different problems. Is that part clear? तो आई थिंक मेरे को एक चीज और भी लिख लेना चाहिए। सो कभी भी अगर आपको बुक में y is equals to of ln of x अगर रिफर किया हुआ है, जैसे कैलकुलेटर में भी रिफर किया होता है, तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग है द ln stands for log natural and there the log has been taken with reference to the base of e. Is that part clear? ये जैसे मैंने बताया आपको, a to the power y is nothing but it's the anti log of a log of y। ये तो a to the power y को बेसिकली अपन क्या करते हैं, एंटी लॉग ऑफ y भी बोलते हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए अब इसमें कुछ समझने की कोशिश करेंगे। यार एक चीज ध्यान देना, जब लॉग ऑफ x आप ड्रॉ करेंगे तो उसका कर्व कैसा होने जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा एक रैंडम आइडिया होना चाहिए। कल के दिन शायद जाके आप कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स में ट्रैप कर जाओ। ध्यान देंगे, y इज इक्वल्स टू कितना है, log a ऑफ x है। अगर मैं इसको रिवर्स फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं या दूसरे पैटर्न में लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो ये है a to the power y इज इक्वल्स टू व्हाट, x। ठीक है, अब एक मजेदार चीज ये है यार, एक चीज बताना, a to the power y
y यहाँ पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, रियल नंबर ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। x का भी निगेटिव हो सकता है क्या? देखो a जो होगा कुछ भी हो भाई मेरे, a क्या होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। मे बी ये हो सकता था 1, मे बी हो सकता था 2, ये हो सकता था 3, 4, 5, 6, 7, यूजुअली 1 अवॉइड करते हैं। बट अगर ये कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, इसका पावर अगर निगेटिव भी हो या पॉजिटिव भी हो, हमेशा जो x होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, पॉजिटिव होने जा रहा है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, बाय द वे मैंने a की वैल्यू कितनी ली है, 2 ली है, और y की वैल्यू अगर बाय द वे मैंने 2 ली है, या फिर 2 टू द पावर -2, यानी y की वैल्यू -2 ली है, या 2 टू द पावर -3 ली है, ये सब के सब वैल्यू जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। इसका ये मतलब है कि आपका जो x होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। अगर x हमेशा और हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, इसका मतलब आप लॉग केवल किस पे अप्लाई कर पाएंगे, एक पॉजिटिव रियल नंबर पे अप्लाई कर पाएंगे। तो आप जब log ऑफ x का कर्व देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा log ऑफ x का कर्व केवल लाई करता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये नहीं जाता कहां सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो है वो क्या है, निगेटिव है। कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। तो इस अगर पहला पॉइंट देखता हूं मैं, तो फर्स्ट पॉइंट, अगर आपने y इज इक्वल्स टू ऑफ लॉग बेस a कुछ भी हो सकता था, x लिखा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप लॉग जिस पे भी अप्लाई करने जा रहे हैं, जिस भी वैल्यू ऑफ x पे अप्लाई करने जा रहे हैं, x विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन नेचर। अग्रीड। दूसरी अगर स्टडी करता हूं मैं, देखिए अगर बाय द वे y की वैल्यू आपने 0 रख दी, क्या रखी, y की वैल्यू आपने 0 रख दी, तो ये होगा a टू द पावर 0, और a टू द पावर 0 x को बनाएगा क्या, 1। फिर से रिपीट करूंगा, इफ y इज 0 x इज 1। और अगर मैं रिवर्स सिचुएशन में जाऊं, जब x यहां क्या होगा, 1 होगा, तो y बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ a चाहे 2 हो सकता था, 8 हो सकता था, 16 हो सकता था, e हो सकता था, या 10 हो सकता था। तो यहां से मैं फिर से एक आउटकम निकाल सकता हूं। यहां से अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी है, तो y, या फिर मैं ये बोलूं y इज नथिंग बट log ऑफ a ऑफ 1, ये हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। आई थिंक वी मस्ट हैव द क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। यहां से मैं तीसरा सिचुएशन भी निकाल सकता हूं या डिराइव कर सकता हूं। ध्यान देना, x की वैल्यू a कब होगी, x की वैल्यू a तब होगी जब y का वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, x की वैल्यू a होगी जब y की वैल्यू क्या हो, 1 हो। चलो यहां रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी जब x की वैल्यू क्या हो, a हो। तो आप यहां से रिवर्स ही आ रहे हैं, इसका मतलब अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। x की जगह में आप क्या रखें, a रखें, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इज द पार्ट क्लियर? तो यहां से मैं एक चीज और भी लिख सकता हूं, log ऑफ x की वैल्यू क्या रख रहे हैं आप, a रख रहे हैं, तो ये क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, log ऑफ a इज व्हाट, 1। फोर्थ कंडीशन ले सकता हूं मैं यहां से, फोर्थ कंडीशन, x की वैल्यू a स्क्वायर कब होगी, x की वैल्यू a स्क्वायर तब होगी जब y की वैल्यू 2 हो। x की वैल्यू a क्यूब कब होगी, जब y की वैल्यू क्या हो, 3 हो। x की वैल्यू a टू द पावर 4 कब होगी, जब y की वैल्यू क्या हो, 4 हो। या पुट टुगेदर मैं ये बोल सकता हूं, समझने की कोशिश करना, a टू द पावर अगर y की वैल्यू आपने 2 रख ली, y की वैल्यू अगर आपने 2 रख ली, तो x की वैल्यू क्या हो गई है, a स्क्वायर। 3 रख ली तो a क्यूब, 4 रख ली तो क्या हो गया, a टू द पावर 4। अगर मैं इसको जनरलाइज करने की कोशिश करता हूं, तो यहां से ये हो रहा है log a, x की जगह में अगर बाय द वे मैंने क्या रख लिया, a टू द पावर n, तो ये होगा आपका केवल n। और डेफिनेटली log ऑफ a जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं n। इज दैट पार्ट क्लियर? लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो है इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर है। तो मेरे हिसाब से फटाफट कुछ 3 और 4 जो आउटकम है वो और लिख के अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो 3-4 आउटकम्स में से एक और आउटकम में फटाफट लिखता हूँ। तो आज के बाद से एक चीज़ ध्यान देना, log ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, ये log ऑफ 2 भी हो सकता था, 10 ऑफ 10 भी हो सकता था, e ऑफ e भी हो सकता था। log ऑफ a ऑफ 1, a चाहे वो 10 हो, e हो, 2 हो, अगर 1 से आप क्या करते हैं, उसको लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करते हैं, द वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। और दूसरी चीज, log केवल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x पे ही क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। सिमिलरली फिफ्थ भी लिख सकते हैं, अगर फिफ्थ को मैं रिकॉल करूं तो फिफ्थ कुछ ऐसा हो सकता है, log ऑफ बेस a x प्लस log ऑफ a y इज इक्वल्स टू ऑफ log ऑफ a
x इंटू वाई। इज दैट पार्ट क्लियर? सो तो दो अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आपस में क्या है, लिनियरली एडेड हैं, तो आप उसको मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कंप्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ये सिक्स्थ केस में अगर ये क्या हो, log ऑफ ax माइनस ऑफ log ऑफ ay हो, सो आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं log ऑफ ax बाय ऑफ y। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। और एनीवेज इसका बेनिफिट आप देखेंगे आगे जाके कंट्रोल सिस्टम में, बोडे प्लॉट में ट्रांसफर फंक्शन अलग अलग बिखरे हुए रहते हैं। आप उनका मॉड लेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन के अलग अलग फैक्टर्स मल्टीप्लायर या डिविजर फैक्टर्स में आते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लायर या डिविजर फैक्टर्स बेसिकली कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, सम ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फैक्टर। बट एनीवेज वो वहां जाके देखेंगे। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और लास्ट फैक्टर अपन निकाल सकते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके गेट में बेस ऑफ ए का कैलकुलेटर में कोई इनपुट नहीं है। तो अगर आपको कल के दिन निकालना पड़ा log ऑफ ए ऑफ एक्स, तो आप इसको सीधे निकाल सकते हैं आपके कैलकुलेटर में log ऑफ ई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ऑफ log ऑफ ई ऑफ ए। आ रहा है समझ में? तो कल के दिन अगर आपको, बाय द वे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बाय द वे कल के दिन कैलकुलेटर में निकालने की जरूरत पड़ी log ऑफ 3 टेकिंग द बेस ऑफ 2, तब आप निकाल सकते हैं log बेस ऑफ e, चाहे तो log नेचुरल भी लिख सकते हैं। किसका लेना होगा आपको, सबसे पहले 3 का लेना होगा जो आपके कैलकुलेटर में गिवन है, और साथ में क्या होगा, log ऑफ किसका, बेस का लेना होगा। सो यू कैन कैलकुलेट इट इजीली। थोड़ा सा इसको ध्यान जरूर देना, नहीं तो आगे जाके क्या करता है, मिस्टेक क्रिएट करता है। ठीक है, और इसका यूज बेसिकली मैं कल के दिन डिफरेंशिएशन में भी कर सकता हूँ, जैसे कि ध्यान देना log ऑफ नेचुरल x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट यूज टू बी 1/x, लेकिन अगर बाय द वे आई वांटेड टू हैव द डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस ax, ये तो यार इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले d/dx यहां होगा, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ध्यान देना, मैं भी थोड़ी देर पहले बताया था ln ऑफ x डिवाइडेड बाय ऑफ ln ऑफ a। ठीक है, तो यहां से डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो यार ln ऑफ a तो क्या है, कहीं ना कहीं कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। बचा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ द log नेचुरल x और द बेस ऑफ e, तो ये होगा 1/x। तो कल के दिन अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, log का, टेकिंग द रेफरेंस ऑफ एनी आर्बिट्री वैल्यू ऑफ a, सो डेफिनेटली वी कैन डू इट वेरी इजीली। तो ये कुछ चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में मुझे जानना है वो है इसका ग्राफिकल कर्व। ग्राफिकल कर्व नोन होना चाहिए, नहीं तो बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ, ये डिटेल आपको बिल्कुल नोन होना चाहिए। अब मैं यहाँ आता हूँ इसके ग्राफिकल स्ट्रक्चर पे, ध्यान देना। Let's take, this is what my x-axis, this is what my y-axis, and I wanted to draw the curve for log of ax. So the curve for the log of x will be sort of this. Will be sort of this. ये कुछ ऐसा, ठीक। तो अब इसको देख के कुछ समझने की कोशिश करूंगा। ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है वो ड्रॉ किया है किसके लिए, log ऑफ बेस ax के लिए। ठीक, log ऑफ ax मैंने देखा है 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, प्रिसाइसली 1 हो। ये कब के लिए ट्रू है, जब log ऑफ बेस 10 भी हो, e भी हो, 2 भी हो, 4 भी हो। दैट मीन्स log ऑफ 2a 0, log ऑफ 3 1 0, log ऑफ 4 1 0। इसका मतलब एक चीज ध्यान देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स बेस, अगर x की वैल्यू 1 हुई तो आपकी लॉगरिथमिक की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। देख सकते हैं y जो है x एक्सिस से अगर पेनिट्रेट कर रहा है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, और y लिया क्या गया है, log ऑफ ax लिया गया है। ठीक है, दूसरा, अगर आपने x की वैल्यू क्या रखी है, a रखी है, क्या रखी है, x की वैल्यू a, इसका मतलब अगर x और इसके बेस की वैल्यू मैच कर जाती है, चाहे वो क्या हो, ln ऑफ a हो, चाहे वो क्या हो, log बेस 10 ऑफ 10 हो, चाहे वो log बेस 2 ऑफ 2 हो, तो आपने देखा है इसका मैग्नीट्यूड कहाँ रीच करता है, 1 की तरफ रीच करता है। मोर ओवर ये जैसे 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 कहाँ जाएगा, x इक्वल्स टू 0 के पास जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लगातार डिक्रीज होते कहाँ जाने की कोशिश करेगा,
माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और जैसे जैसे ये x कहाँ की तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कहाँ जाने की कोशिश करेगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब एक चीज़ ध्यान देना, मैं ये लिख सकता हूँ ln ऑफ x, बेस कुछ भी हो सकता है, चलो ln ऑफ x ही ले लिया, चलो छोड़ दो इसको फॉर द टाइम भी। बाय द वे मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ ax व्हेन द लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, इसका मैग्नीट्यूड कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। देन सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ ax, इसका मैग्नीट्यूड कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यार ध्यान देना, x 0 नहीं लिख सकता, मैं इसको 0 प्लस लिखूंगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कर्व है वो लेफ्ट साइड तो डिफाइंड ही नहीं है, कर्व केवल किसके लिए डिफाइंड है, फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए डिफाइंड है। और अगर आप ln ऑफ x लिखते हैं तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा 0 के जस्ट बाद में भी और 0 के जस्ट पहले भी, और 0 के जस्ट पहले तो कायदे से लॉग फंक्शन खुद में ही डिफाइंड नहीं है। हाँ, तो ये जरूर है कि कल के दिन अगर आपको मैथ्स में कहीं जरूरत पड़ती है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस की, तो ln ऑफ ax जो होगा इसका मैग्नीट्यूड कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अब इसमें से जो क्रिस्प पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आज के बाद से आप लॉग कभी भी निगेटिव वैल्यू के ऊपर नहीं लगाएंगे, लॉग हमेशा कहां लगेगा, पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर लगेगा। देख के भी समझ में आ रहा है, ये इस पूरे के पूरे रीजन में बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में और कहां थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निगेटिव है, लेकिन यहां तो लॉग फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज लॉग कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर द निगेटिव वैल्यू ऑफ x विच वी हैव ऑलरेडी सीन इट, जब मैं इसको क्या कर रहा था, डिराइव कर रहा था। इसीलिए आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, अगर बाय द वे आपने डीबीज में पावर या करंट गेन, सॉरी वोल्टेज या करंट गेन निकाला है किसमें, एम्पलीफायर में, तो आपने जब डीबीज में कैलकुलेशन किया है, ठीक है, पावर में कभी 10 हुआ है, वोल्टेज में कभी 20 हुआ है, आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट, लेकिन जैसे ही आपने डीबीज में कैलकुलेशन के लिए लॉग लगाया है, आपने वोल्टेज या करंट गेन के लिए, वोल्टेज या करंट गेन के लिए आपने मॉडुला लिया है। क्यों? आगे जाके देखेंगे वोल्टेज और करंट गेन चाहे वो बीजेटी के केस में होता, चाहे वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में होता, दे कुड बी इवन नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव किस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, लॉग पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो आप रिकॉल करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि अगर वो नेगेटिव होता तो आप उस पर लॉग अप्लाई नहीं कर सकते थे, एंड दैट इज वाई द मॉडुला हैज बीन टेकन। तो लॉग को अगर मैं थोड़ा सा अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो कंक्लूड कर देता हूं क्या है इसमें। लॉग जो होगा वो किस टाइप का फंक्शन है, यहां ध्यान देना, किस टाइप का फंक्शन है, मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग फंक्शन विच इज नॉट डिफाइंड इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x log is not at all defined, that means in future wherever the log will be applied the value has to be positive, there is no doubt in it, is that part clear? और आपका जो log फंक्शन है वो क्या है, मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब वो स्लोप उसने कभी चेंज नहीं किया है। सिमिलरली लॉग की वैल्यू 0 पे क्या होगी, यार प्रिसाइजली 0 तो नहीं बोल सकता, लेकिन 0 से जस्ट बाद में ये कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ लॉग ऑफ x बेस कुछ भी हो, x टेंड्स टू 0 प्लस, इसका मैग्नीट्यूड होगा माइनस इन्फिनिटी। एंड सिमिलरली लॉग ऑफ ax व्हेन द x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, ये जाके कहाँ टिकने की कोशिश करेगा, प्लस इन्फिनिटी में टिकने की कोशिश करेगा। तो ये लॉग फंक्शन भी थोड़ा सा आप क्या रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, पहले आपने लाइन कर लिया, दूसरा आपने मॉडुला फंक्शन कर लिया, तीसरा अभी आपने जो क्लियर किया वो क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। जो फोर्थ फंक्शन आप ड्रॉ करने जा रहे हैं वो बेसिकली फंक्शन, अब मैं थोड़ा सा अपने माइंड को मेकअप कर रहा हूँ एक्सपोनेंट कर्व्स के लिए, लाइक e टू द पावर प्लस x, e टू द पावर माइनस x, इस टाइप के कर्व के लिए। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, या फिर वाइडली रिपीटेड कर्व्स हैं, चाहे वो आप मैथ्स में पढ़ें, चाहे आप वो नेटवर्क में पढ़ें, चाहे वो कंट्रोल में पढ़ें, एक्सपोनेंट फंक्शन इज गोना बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो आपको इसको ड्रॉ करने का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली जो आप नेक्स्ट कर्व आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या होगा, एक्सपोनेंट कर्व। तो मैं यहाँ हेडिंग डालूंगा, द कर्व इज गोना बी एक्सपोनेंट कर्व, ये एक्सपोनेंट कर्व। अब आप डील करने जा रहे हैं किससे, एक्सपोनेंट कर्व से। यार एक्सपोनेंट कर्व को डील करने से पहले मैं बेसिकली दो अलग अलग वैरायटी ऑफ कर्व से डील करने की कोशिश करूंगा, और वो जो कर्व्स होने जा रहे हैं, पहला होने जा रहा है a टू द पावर x, दूसरा होने जा रहा है a टू द पावर माइनस x। तो अगर आप इससे डील कर लेंगे तो डेफिनेटली आप e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x से भी आसानी से डील कर लेंगे। चलिए ध्यान देंगे है क्या ये। बाय द वे मैं a टू द पावर प्लस x और a टू द पावर माइनस x को क्या करना चाह रहा हूँ, ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। दिस इज व्हाट माय x इज ऑल अबाउट एंड दिस इज व्हाट माय y इज ऑल अबाउट। पहला मैंने कर्व जो पिक किया है वो a टू द पावर x का कर्व है। ध्यान देना, a टू द पावर x का कर्व, जब x बढ़ेगा तो a टू द पावर x की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, थोड़ा सोच के बोलना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर x की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो a टू द पावर x की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, दैट सोनली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ a। थोड़ा ध्यान देना, अगर a की वैल्यू अगर 2 है
तो चलो अगर x 0 है तो क्या होगा 2 टू द पावर 0 ही क्या होगा 1, x की वैल्यू 1 है तो 2 टू द पावर 1 क्या होगा 2, x की वैल्यू 2 है तो क्या होगा 2 टू द पावर 2 4, x की वैल्यू अगर 3 है तो होगा 2 टू द पावर 3 8। सिमिलरली 3 में भी अगर x बढ़ेगा तो ये लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर a जो है वो 1 से ऊपर ना हो के लेट्स टेक ये कहीं बीच में है 0.5, क्या है a की वैल्यू 0.5, तो 0.5 टू द पावर 0 कितना होगा 1 होगा, 0.5 टू द पावर 1 कितना होगा 0.5 होगा, 0.5 टू द पावर 2 कितना होगा 0.25 होगा, और सिमिलरली 0.5 टू द पावर 3 जो होगा क्या होगा 0.125 होगा। तो आपने एक चीज ध्यान दिया, a टू द पावर x की जो वैल्यू है x के बढ़ने से बढ़ रही है या घट रही है, इट सोलली डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ a। अगर जो a है 0 से 1 के बीच में है तो x बढ़ेगा तो a टू द पावर x घटेगा, और सिमिलरली अगर a जो है 1 से बड़ा है तो उसका पावर आप बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली a टू द पावर x भी क्या होगा इंक्रीज होगा। तो ये कहानी बड़ी सिंपल सी है भाई मेरे। a टू द पावर x का कर्व कैसा होगा, तो a टू द पावर x के दो कर्व हो सकते हैं, ये देखेंगे a टू द पावर x के दो कर्व हो सकते हैं। ये तब के लिए ट्रू है, इट्स अ curve of a to the power x, it's a true only when a is greater than 1। लेकिन यही कर्व ही ट्रू हो जाता, कब ट्रू हो जाता, लोअर साइड में अगर जो a होता वो किस बीच में होता 0 से 1 के बीच में होता, sort of this। ये भी किसका कर्व होगा a to the power x का कर्व होगा, लेकिन जब a क्या हो 0 से 1 के बीच में हो, नाइदर 0 नॉर 1। आप चाहे केस पकड़े a टू द पावर x का, चाहे a टू द पावर x का, जहां a 1 से बड़ा है या 0 से 1 के बीच में है, जब आप x की वैल्यू 0 फीड करते हैं, चाहे यहां फीड करें या यहां फीड करें, ये डेफिनेटली कहां से ट्रेवल करेगा 1 से ट्रेवल करेगा। तो ध्यान देना, ये जो इंक्रीजिंग कर्व है वो कब के लिए ट्रू है a टू द पावर x व्हेन द a इज ग्रेटर देन 1, और ये डिक्रीजिंग कर्व ये कब के लिए ट्रू है a टू द पावर x व्हेन द a इज इन बिटवीन 0 to 1। थोड़ा सा और भी ध्यान देना, ये फंक्शन को आप ये भी लिख सकते हैं, ये आपका जो ब्लैक कर्व दिख रहा है ना, ये ब्लैक कर्व, ये इसके लिए भी ट्रू हो सकता है, थोड़ा सोच के देखेंगे। That can also be written as a to the power minus x, or the curve is very symmetric to the a to the power minus x when the a is 0 to 1। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान देना यार, एक चीज ध्यान देना, a to the power minus x को मैं लिख सकता था 1 divided by of a to the power x। अगर मैं ये मान के चलता हूं a जो है 0 से 1 के बीच में है तो 1 by a जो होगा वो क्या होगा 1 से बड़ा होगा, तो घूम फिर के a to the power minus x when the a is in between 0 to 1। अगर बाय द वे आप क्या करते हैं a का इन्वर्स करते हैं तो जो नया वर्थ ऑफ a आएगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा 1 से बड़ा ही होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं ब्लैक कर्व इज इक्वली वैलिड for a to the power x when the a is greater than 1 and is equally valid for the a to the power minus x when the a is in between 0 to 1। and similarly this can also be written as a to the power minus x when a is greater than 1। तो कर्व ध्यान रखेंगे भाई मेरे, ये कर्व क्या रखेंगे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी कर्व का हेल्प लेके मैं किसको क्या कर सकता हूं, अपने e टू द पावर x को रिफर कर सकता हूं। ध्यान देना, अब मैं e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x को रिफर कर रहा हूं। e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x को रिफर करने से पहले मैं e की वैल्यू निकालूं। भाई e की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2.71 के आसपास। तो अगर आप e टू द पावर x लिखते हैं तो ऑलमोस्ट क्या है 2.71 टू द पावर x। सिमिलरली आप e टू द पावर माइनस x लिखते हैं तो ये भी क्या है 2.71 टू द पावर x। अब यहां ध्यान देना, e टू द पावर x किसके बराबर होगा, यह कर्व किसको सिमेंटिक होगा, ये सिमेंटिक होने जा रहा है कर्व ऑफ a टू द पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। क्यों भैया, किसको सी में ग्रेटर देन 1 है, e को आप सिम्बेट कर सकते हैं a से, और e का वैल्यू वर्थ कितना है ऑलमोस्ट 2.71 के बराबर है। सिमिलरली e टू द पावर माइनस x को आप किससे सिम्बेट कर सकते हैं, a टू द पावर माइनस x, जहां की a क्या है ग्रेटर देन 1 है।
तो एक चीज ध्यान देना, इन दो कर्व में से एक क्या है, ब्लू कर्व जो डिक्रीजिंग कर्व है और एक इंक्रीजिंग कर्व है। तो यहाँ e⁻x का कर्व कौन सा होगा, उसमें कौन सा कर्व e⁻x का होगा, a⁻x का कर्व जो a > 1 के लिए डिफाइंड है। तो बेसिकली ये जो कर्व है आप इसको किससे सिमुलेट कर सकते हैं, e⁻x के लिए। तो कायदे से मैं ये बोल सकता हूँ दिस कैन ऑल्सो बी रिफर्ड एज अ e⁻x कर्व। जो ब्लैक कर्व है उसको रिफर कर सकते हैं अपन किससे, e⁻x कर्व से। और सिमिलरली जो ब्लू कर्व जो डिक्रीजिंग है उसको मैं सिमुलेट कर सकता हूँ e⁻x से। ठीक, आज के बाद से ध्यान देना। तो e⁻x जो होगा, e⁻x जनरली यूज नहीं होगा, हाँ e⁻x जनरली यूज होगा जब x -∞ की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू कहाँ जाने की कोशिश करेगा, लगभग 0। और जब x +∞ की तरफ जाएगा ये वैल्यू जाने की कोशिश करेगा +∞। सिमिलरली फॉर e⁻x जब x +∞ की तरफ जाने की कोशिश करेगा ये जाने की कोशिश करेगा 0। एंड सिमिलरली जब x कहाँ जाने की कोशिश करेगा, -∞, तो e⁻x जाने की कोशिश करेगा +∞। तो यहाँ थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं लिमिट के कुछ प्रॉब्लम भी ले सकता हूँ, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी मे बी 2⁻x। तो यार 2⁻x का कर्व कहीं ना कहीं क्या होगा, a > 1 के लिए ऐसा ही होगा। और जब x +∞ की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, +∞ लिख सकते हैं। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी मे बी 0.2⁻x। थोड़ा सोच के, अगर 0.2⁻x अगर आप लेते हैं तो आपका जो वैलिड कर्व होगा वो होगा a⁻x where the a is in between 0 to 1। और जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा और when the x reaches to the hypothetical infinity ये वैल्यू कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, 0। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, 0.2⁻x आप x को अगर 1 रखते हैं 0.2 होगा, 2 रखेंगे 0.2 इंटू 0.2 होगा, 3 रखेंगे 3 बार मल्टीप्लाई होगा। और अगर इन्फिनाइट टाइम अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो जो 0 से 1 के बीच में रखी है तो वैल्यू क्या होगी, 0। बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, 0.2⁻x लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पूछूंगा तो वो क्या बताता है, इन्फिनिटी, विच इज नॉट ट्रू। इज दैट पार्ट क्लियर। सिमिलरली और भी देख सकते हैं इसमें, लिमिट x टेंड्स टू -∞ 2⁻x। x लिमिट x टेंड्स टू -∞ 2⁻x। 2⁻x के लिए जो क्या है, वैलिड कर्व ऐसा ही है। और ये कहाँ है, जब x ∞ की तरफ जा रहा है, कहाँ -∞ की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई किसकी, रैंडम वैल्यूज ऑफ a की। हाँ, लेकिन एक्सपोनेंट के लिमिट्स आपको बिल्कुल नोन होने चाहिए भाई मेरे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻x, लिमिट x टेंड्स टू -∞ e⁻x क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻x कहाँ जा रहा है, ये +∞। लिमिट x टेंड्स टू -∞ e⁻x ये कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, 0 की तरफ। और भी हो सकता था, लिमिट x टेंड्स टू 0, डेफिनेटली e⁻x क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना क्योंकि आगे जाके कहीं कहीं मुझे लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी। बाय द वे एक लिमिट -x का भी ले लो, ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e⁻x। तो e⁻x का कर्व क्या है, लगातार डिक्रीजिंग है। और अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। इज दैट पार्ट क्लियर। तो आपको लगभग क्लियर होना चाहिए, जो e⁻x का कर्व होगा वो ऐसा होगा, e⁻x का कर्व कुछ ऐसा होगा। e⁻x का कर्व जब x +∞ की तरफ जाएगा मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। और सिमिलरली e⁻x जो होगा जब x कहाँ जाएगा, -∞ की तरफ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली e⁻x में जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, +∞। और जब x -∞ की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगा, 0। मोर ओवर, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा था, e⁻x की वैल्यू फॉर द एनी काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। किस बीच में रहेगी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में रहेगी। थोड़ा सा इसको ध्यान देना, इसमें मिस्टेक करता है बच्चा। ठीक है, तो मैं मान के चलूंगा कि आपको एक लमसम आइडिया है एक्सपोनेंट कर्व के बारे में, टेकिंग द रेफरेंस ऑफ a⁻x एंड a⁻x। चलिए, तो अब इसी चीज में थोड़ा सा मैं और डिटेलिंग करूंगा। डिटेलिंग कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके काम बहुत ज़्यादा आने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो कर्व हो सकता था वो हो सकता था e टू द पावर माइनस mod ऑफ x। यार mod ऑफ x आपने पढ़ा हुआ है,
मॉड ऑफ एक्स पहले पढ़ा हुआ था। मॉड ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है भैया? मॉड ऑफ एक्स इज बीइंग डिफाइंड एज अ माइनस एक्स व्हेन द एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड मॉड ऑफ एक्स इज बीइंग डिफाइंड एज अ प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रखता हूं मैं, क्या करूंगा, जो रेफरेंस लूंगा एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए और लूंगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए मॉड ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड है माइनस ऑफ एक्स। तो यार मॉड ऑफ एक्स में माइनस एक्स रखेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस माइनस क्या हो चुका होगा, प्लस ही होगा e टू द पावर x। सिमिलरली यहां जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक, तो यार बेसिकली क्या करने जा रहा हूं, e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड ऑफ x जो है आप इसको क्या करने जा रहे हैं, ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये इट्स अ x वर्सेस y वेयर आई नीड टू ड्रॉ e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड ऑफ x। चलो अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूं तो x लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए आपको क्या ड्रॉ करना है, e टू द पावर x। जाने कैसा था, e टू द पावर x ऐसा था, लेकिन आप केवल उसको ड्रॉ करने जा रहे हैं कहां, फॉर द लोअर वैल्यू ऑफ x और निगेटिव वैल्यू ऑफ x। ये होगा ऐसा कुछ, ये कर्व जो है वो किसका कर्व है, e टू द पावर x का कर्व है। और सिमिलरली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x ऐसा था, लेकिन वो केवल डिफाइंड है इन अ रीजन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये कर्व कुछ कैसा होगा, ऐसा होगा। और इसको मैं बोल सकता हूं e टू द पावर माइनस x। यार e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्व एज फार एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी फंक्शन इज कंसर्न। आगे जाके देखेंगे, क्योंकि इसका एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो अभी तक मैं जितने प्रॉब्लम ले रहा था वहां एरिया अंडर द कर्व फाइनाइट नहीं था। पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है कि अब एरिया अंडर द कर्व क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट क्यों है भैया, थोड़ा सोच के देखो। ये आगे जाके कहाँ 0 पे पहुंच जाएगा, ये आगे जाके कहाँ 0 पे पहुंच जाएगा, और अगर आप इसके अंदर एरिया निकालेंगे तो ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। इसलिए कल के दिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन सकता है, बिकॉज किसी भी एक फंक्शन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनने के लिए इसका एरिया अंडर द कर्व 1 होना चाहिए। आगे पढ़ोगे बट एरिया फाइनाइट होना तो चाहिए। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम किए हैं वहाँ एरिया क्या नहीं था, फाइनाइट नहीं था। सो दैट इज व्हाई इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एज फार एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इज कंसर्न। ठीक, आगे जाके ये प्रॉब्लम और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। एनीवेज मैं डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट तो अलग से पढ़ाऊंगा। यहाँ भाई ने कर्व बनाया है, अगर कर्व बनाया है तो ये क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिमिलरली एक फिर से एक इंपॉर्टेंट कर्व है जिससे बार बार प्रॉब्लम पूछ लिया गया है, और आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा जिसको मैं बोलने जा रहा हूँ गॉसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x स्क्वायर। और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ओवरऑल क्या होने जा रहा है, यू हैव गॉट x एक्सिस, यू हैव गॉट y एक्सिस। ठीक है यार, एक्स स्क्वायर का बेसिक फीलिंग क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का मतलब ये होगा कि अगर आप वैल्यू 1 पे चेक करें या -1 पे चेक करें, द वर्थ ऑफ e टू द पावर माइनस x स्क्वायर विल बी वेरी सेम। व्हाई? इफ यू कीप x इज इक्वल्स टू 1, स्टिल 1 स्क्वायर विल मेक इट 1। इफ यू चेक एट -1, x स्क्वायर विल मेक इट -1 टू द पावर 2 प्लस 1। सिमिलरली एट -2 it will become e to the power -4, and similarly at +2 it will become e to the power -4. Put together the curve is continuously decreasing and it will make a bell shape। ये क्या बनाएगा, एक बेल शेप बनाएगा। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड x इक्वल्स टू 0 कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ भी अगर x 0 रखते हैं तो e टू द पावर 0 क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन दोनों कर्व में से ये कर्व ज़्यादा अच्छा है। आप आगे जाके देखेंगे क्यों, क्योंकि अभी भी देख के समझ में आ रहा है कि इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है, फाइनाइट है। मोर ओवर ये फंक्शन थ्रू आउट द रेंज ऑफ x क्या था, डिफरेंशिएबल था एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू 0। लेकिन ये जो फंक्शन है थ्रू आउट द रेंज ऑफ x क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो शायद कल के दिन ये क्या है, एक अच्छा या फिर प्रैक्टिकल क्या है फंक्शन है जिसको मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है डेंसिटी के लिए क्या कर सकता हूँ, एनकाउंटर कर सकता हूँ। बट एनीवेज विल सी एज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी फंक्शन। इज दैट पार्ट क्लियर? तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की अभी जरूरत नहीं है। देखो अब इतना कुछ पढ़ लिए हो तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक फंक्शन क्या करने जा रहा हूँ, डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ। दैट्स गोना बी द बाउंडेड फंक्शन। क्या बोलने जा रहा हूँ मैं, बाउंडेड फंक्शन। अच्छे से लिखेंगे, इससे रिलेटेड एक गेट में प्रॉब्लम आया है जिसको मैं आगे कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। बाउंडेड फंक्शन। यार किसी भी एक फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन कब बोलेंगे, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। A function f of x is said to be a bounded function when its magnitude never reaches. A function f of x is said to be a bounded function when its magnitude never reaches to the -infinity or +infinity.
माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, और वर्चुअली इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज फाइनाइट, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज फाइनाइट। तो अगर बाय द वे आप बात करते हैं e टू द पावर माइनस एक्स की, भाई ये x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ पहुंच चुका है, प्लस इन्फिनिटी पे। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं e टू द पावर प्लस एक्स की, जब x प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो ये कहाँ पहुंच चुका है, प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली आप बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की, सिमिलरली आप बात करते हैं मॉड ऑफ x की, सिमिलरली आप बात करते हैं मॉड ऑफ x प्लस 1 की, वो सब के सब क्या थे, अनबाउंडेड सिग्नल थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो चोंच थे या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पहुंच रहे थे। इवन लॉग ऑफ x भी क्या था, एक अनबाउंडेड सिग्नल था। क्यों? क्योंकि x जब प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो वो कहाँ पहुंच गया था, प्लस इन्फिनिटी, और जब x जो है 0 प्लस जा रहा है वो कहाँ पहुंच गया था, माइनस इन्फिनिटी। तो अभी तक जितने भी आपने क्या देखे थे, ग्राफ्स देखे थे, वो सब के सब क्या थे, सॉर्ट ऑफ अनबाउंडेड थे। लेकिन अब आपको दो बाउंडेड ग्राफ से क्या है, सामना करने का मौका मिल रहा है, गेट में पूछा हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ e टू द पावर माइनस एक्स अनबाउंडेड कर, e टू द पावर प्लस एक्स अनबाउंडेड कर, इक्वेशन ऑफ लाइन अनबाउंडेड कर, मॉड ऑफ x अनबाउंडेड कर, मॉड ऑफ x प्लस 1 अनबाउंडेड कर। हाँ, लेकिन अगर बाय द वे मैं देखता हूँ किसको, e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड ऑफ x, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बीच में रहने जा रहा है भाई मेरे, 0 और 1 के बीच में। 1 क्या 2 भी होता तो भी चलता, लेकिन आपका जो मैग्नीट्यूड हमेशा फाइनाइट है, यहाँ भी है, तो दोनों के दोनों जो हैं वो क्या है, बाउंडेड कर्व्स हैं, या क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, which is one of the very important characteristic which is carried out by e to the power minus of mod of x and e to the power minus of x square। ध्यान देंगे, तो ये ज़्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। e to the power x को एक्सपोनेंट ऑफ x भी लिखा जाता है, तो कल के दिन ये कंफ्यूज मत होंगे कि सर ये क्या पूछ लिया गया। तो e टू द पावर x को एक्सपोनेंट ऑफ x भी लिखा जा सकता है, या e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x को क्या लिखा जा सकता था, इसको लिखा जा सकता था e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x, ऐसा कुछ। सिमिलरली उसको लिखा जा सकता था एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट कि क्या पूछ लिया है या किस तरीके से दे दिया है। दे आर टू डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट द सेम थिंग। इज दैट पार्ट क्लियर? तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा एक्सपोनेंट के बारे में भी आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अपन को कैसे डील करना है। ठीक, सो आई एम रबिंग इट आउट। यार फिर अब जो नेक्स्ट फंक्शन मैं पिक कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं एक छोटा सा लेआउट देने की कोशिश करूँगा। अब वो जो फंक्शन होने जा रहा है वो होने जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होने जा रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली मैं 3 फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत वाइडली डिस्कस नहीं करने जा रहे क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप कहाँ डिस्कस करने जा रहे हो, पार्ट ऑफ सिग्नल सिस्टम में डिस्कस करने जा रहे हो। बट एनीवेज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं जो 3 फंक्शंस को डील करने जा रहा हूँ, पहला होगा साइन फंक्शन, ऑब्वियसली इट कुड बी लाइक साइन ऑफ एक्स। दूसरा हो सकता है कॉस फंक्शन, और तीसरा हो सकता है टेन फंक्शन। ठीक है, तो मैं साइन, कॉस और टेन के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर मैं साइन ऑफ एक्स के बारे में ही बात करूं, ध्यान देना, तो मैंने क्या किया है, ग्राफ बनाया है। लेट्स टेक दिस इज व्हाट माय एक्स एक्सिस इज एंड दिस इज व्हाट माय वाई एक्सिस इज। तो साइन ऑफ एक्स का जो कर्व होता है, दिस इज सॉर्ट ऑफ ये x की वैल्यू 0 होगी एट 0। बाय द वे x को मैंने रेडियंस में ले लिया है, रेडियंस पे ले लिया है, तो एट 0 रेडियन द वैल्यू विल बी 0। एंड सिमिलरली इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी कहाँ पर? एट x इज इक्वल्स टू ऑफ पाई बाई 2 रेडियन। सिमिलरली फिर से 0 होगी कहाँ पर? पाई रेडियन पे। और यहाँ क्या होगी? मिनिमम होगी, मिनिमम मोस्ट वैल्यू होगी कहाँ पर? एट 3 pi by 2 and similarly it will be 0 again at 2 pi. Similarly at left hand side ये है। मैं यहाँ डिटेल नहीं कर रहा हूँ, देखो साइन की जरूरत आगे पड़ेगी, मैं वहाँ जाके इसको अच्छे से डिटेल करूँगा क्योंकि इसमें कई ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। ये होगा आपका माइनस पाई बाई 2, ये होगा आपका माइनस पाई, ये होने जा रहा है माइनस 3 pi by 2 और ये होने जा रहा है आपका माइनस 2 पाई। अगर आपने साइन एक्स के साथ अगर मैग्नीट्यूड भी अगर क्या किया है, ऑफर किया है, लेट्स टेक समवेयर इट्स ए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अपर पीक जो होगा वो जाएगा ए और लोअर पीक जाएगा कहाँ पर? माइनस ए। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का जो वेरिएशन हो सकता है मैग्नीट्यूड का, केवल किसके बीच में हो सकता है? -1 से 1 के बीच में। तो अगर मैं ये देखता हूँ, एज फार एज द साइन एक्स इज कंसर्न, its magnitude always travels in between -1 to +1। ठीक है, और वैसे आपको ये डिटेल्स नोन होना चाहिए कि साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज क्या क्या होती है इन सर्टेन वैल्यूज ऑफ
मे बी 0, मे बी 45, मे बी 30, मे बी 60 एंड एट वर्स्ट 90। तो ये डिटेल्स आपको नोन होने चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको याद करने का एक सीधा सा तरीका भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं चाहे तो 30 डिग्री 45 डिग्री, मेरे हिसाब से ये आपको याद होना चाहिए 60 डिग्री। इट्स अ परपेंडिकुलर, इट्स अ हाइपोटेनियस, इट्स अ बेस। जैसे कि कोई अगर आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1030, तो 1030, 10 का मतलब होता है इट्स नथिंग बट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस टेकिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है 1 है और इसका बेस कितना है √3 है, तो 1030 जो होगा वो कितना होगा 1/√3। कोई आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द वर्थ ऑफ मे बी साइन 45 डिग्री, साइन यूज्ड टू बी perpendicular at 45 degree is what 1 divided by of hypotenuse for 45 is nothing but √2। तो मेरे हिसाब से अगर ये ग्राफ याद होगा तो आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। सो बेसिकली आई हैव टॉक्ड अबाउट 30, 45 एंड व्हाट 60। अगर बाय द वे मैं एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में बात करूँ, एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल आपको नोन होना चाहिए। लाइक साइन 0 इज इक्वल्स टू व्हाट 0, सिमिलरली cos 0 is equals to what 0, sorry it's a 1, and similarly tan 0 is equals to 0. Similarly we can have sine at pi by 2 which is 90 degree is equals to 1, and here it's a cos pi by 2 is equals to 0, and similarly it's a tan pi by 2, it's ambiguous in nature, इट कैन बी रिटन एज अ प्लस माइनस इन्फिनिटी। आगे जाके देखेंगे व्हाई डोंट वी स्ट्रेट अवे राइट प्लस इन्फिनिटी, क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा पाई बाई 2 पे जो आपका tan ऑफ x एज अ फंक्शन है वो क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। सो डेफिनेटली इट ऑकर्स बोथ ऑफ द वैल्यूज। तो एनीवेज वी विल सी, और मैग्नीट्यूड वाइज वी कैन कॉल इट tan ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो आई एम जस्ट रबिंग इट आउट, ठीक है। तो ये होने जा रहा है आपका साइन का फंक्शन। तो साइन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा। आपने मैग्नीट्यूड का फैक्टर a लिया था, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, a से -a। अब एक चीज़ ध्यान देना, अब बाय द वे इसी प्रॉब्लम के लिए आपको cos x ड्रॉ करना है, cos x भी ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर रहे हैं देखो, आप लिख सकते हैं साइन x plus 90 which is equals to of cos x, यही होता है। तो इसका मतलब साइन x में अगर आप पाई बाई 2 की शिफ्टिंग कर दें, जो शिफ्टिंग होगी वो राइट शिफ्टिंग होगी या लेफ्ट शिफ्टिंग होगी, वो लेफ्ट शिफ्टिंग होगी। क्यों होगी? क्यों? वैसे भी आपको सिग्नल सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कभी भी जो शिफ्टिंग होगी वो अगर पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ है तो पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो जाएगा उस एंगल से या उस रेडियन से। यहाँ ये वैल्यू जो दी हुई है किसमें दी हुई है, रेडियंस में दी हुई है। इसका मतलब कुछ नहीं करने जा रहा मैं, पूरा का पूरा कर्व शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, इधर की तरफ। तो अगर आप चाहें तो इसको चेंज करके कॉस बना सकते हैं। कॉस जो होगा, मैंने कर्व को शिफ्ट ना करके क्या किया है, वाई एक्सिस को ही शिफ्ट कर लिया है। तो चलिए वाई एक्सिस यहाँ चला गया, ये वाई एक्सिस चला गया, ठीक। तो यहाँ जो पाई बाई 2 होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली 0 होगा। ये क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। ये क्या होगा, पाई होगा। ये क्या होगा, 3 पाई बाई 2 होगा। और ये क्या होगा, 2 पाई होगा। सिमिलरली ये जो होगा आपका माइनस पाई बाई 2 होगा। ये जो होगा माइनस पाई होगा, और ये जो होगा -3 पाई बाई 2 होगा, और ये जो वैल्यू होने जा रही है -2 पाई होने जा रही है। और ये बन चुका है आपके कॉस का फंक्शन, ठीक है। अगर बाय द वे कॉस के साथ भी अगर आपने मल्टीप्लायर फैक्टर क्या रखा है, a रखा है, तो डेफिनेटली इसका जो अपर पीक होगा वो +a तक जा पाएगा और लोअर पीक होगा -a तक जा पाएगा। और वी नो वन थिंग वेरी क्लियरली, द cos ऑफ x ऑलवेज हैज द मैग्नीट्यूड इन बिटवीन -1 to +1, ये ठीक है। आप चाहो तो मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकता हूं। ऐसा क्यों? देखो एक चीज ध्यान देना, जो साइन होता है, साइन या कॉस, साइन या कॉस, वहाँ जो ऊपर होता है वो क्या होता है, ध्यान देना, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ क्या होता है, बेस होता है, और नीचे क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक।
और एक चीज़ आपको पता है हाइपोटेनियस में कहीं ना कहीं क्या होगा, रूट ओवर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर हो गई। इसका मतलब जो h का मैग्नीट्यूड होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ h, नो, जो h का मैग्नीट्यूड होगा वो कभी भी क्या होगा, छोटा नहीं हो सकता p से छोटा नहीं हो सकता। एट वर्स्ट क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। इसका मतलब h विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ p। सिमिलरली जो b होगा, सॉरी फिर से, अगर मैं h को कंपेयर कर रहा हूँ b से, तो जो b होगा वो भी सेम रिलेशनशिप फॉलो करेगा h से। अगर ऐसा है, मॉड ऑफ h के बारे में बात कर रहा हूँ, h का मतलब ये माइनस तो h हो नहीं सकता, लेकिन p क्या हो सकता था, माइनस हो सकता था। तो इसका मतलब ये है कि p और h का जो रेशियो है, अगर बाय द वे नीचे का मैग्नीट्यूड हमेशा ऊपर से बड़ा होगा या एट वर्स्ट बराबर हो सकता है, तो साइन और कॉस की वैल्यू केवल ट्रैवल कर सकती है कहाँ से कहाँ के बीच में, -1 से +1 के बीच में। और सिमिलरली अगर मैं 10 के बारे में बात करूँ, तो इसने हाइपोटेनियस का रेफरेंस लिया ही नहीं था। अगर हाइपोटेनियस का रेफरेंस लेता तो ये भी स्टक कर जाता। भाई इसने केवल किसका रेफरेंस लिया था, परपेंडिकुलर और किसका, बेस का। और परपेंडिकुलर और बेस का अगर रेफरेंस लिया तो इंडिपेंडेंटली दे कैन बी एनीथिंग इन बिटवीन 0 to इन्फिनिटी। तो कहीं ना कहीं 10 का जो खासियत ये है भाई कि इट कैन हैव इट्स ओन वैल्यू फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। चलिए साइन और कॉस के बारे में तो डिस्कस कर लिया है मैंने, अब मैं आऊँगा किसके बारे में, 10 के बारे में। और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आगे जाके मैं पूरा का पूरा इसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ फॉर द ट्रांसमिशन लाइन एनालिसिस। तो ट्रांसमिशन लाइन में शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट जो आप करेंगे या कंडक्ट करेंगे, वहाँ 10 ऑफ x इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो 10 ऑफ x का कर्व मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो कर्व कुछ ऐसा होने जा रहे हैं। द कर्व इज सॉर्ट ऑफ दिस। The curve is sort of this. Yeah, the curve is sort of this. So we can assume why it's happening so. By the way, मैंने क्या लिया यहाँ पर, 0 लिया, यहाँ क्या लिया मैंने, π/2 लिया। तो देखो एक चीज़ ध्यान देना, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। अपन याद करके बैठते हैं, वो गलत है मेरे हिसाब से। देखेंगे यहाँ पर, यहाँ मैंने देखा पूरे के पूरे साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ केवल साइन पॉजिटिव होगा, इसका रिवर्स कॉसेक पॉजिटिव होगा, 10, और यहाँ क्या होगा, कॉस। यार एक चीज़ ध्यान देना, ये क्या है, 0 डिग्री है। अगर आप रेडियन में बात करें तो 0 रेडियन है, क्या है, π/2 रेडियन है। तो यहाँ 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी। अब π/2 से जस्ट पहले बैठे हैं या फिर π/2 माइनस पे बैठे हैं, जस्ट पहले का मतलब π/2 माइनस पे, तो यहाँ 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 10 का मैग्नीट्यूड क्या है, 90 पे इन्फिनिटी है वैसे ही। लेकिन जैसे ही ये π/2 प्लस पे गया तो कायदे से आपके 10 की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई। क्यों, क्योंकि आप किस क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप देख भी सकते हैं π/2 से जस्ट पहले आपकी 10 की वैल्यू कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, +इन्फिनिटी। लेकिन π/2 के जस्ट बाद कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, -इन्फिनिटी। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर कोई आपसे ये पूछे 10 π/2 कितना होता है भाई, तो 10 π/2 ऐसा बोलना कि +इन्फिनिटी -इन्फिनिटी गलत होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर बोल सकता हूँ 10x व्हेन लिमिट x टेंड्स टू π/2, x टेंड्स टू π/2 माइनस, इसका मतलब π/2 से जस्ट पहले आप खड़े हैं तो वैल्यू होगी +इन्फिनिटी। और अगर आपसे पूछ लिया गया लिमिट ऑफ 10x when the x tends to π/2 प्लस, सो ये वैल्यू होगी -इन्फिनिटी। आप आगे जाके थोड़ा सा इसकी स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा 10 एज अ फंक्शन जो है π/2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो कहीं ना कहीं अपनी अब्रप्ट वैल्यूज को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। π/2 से जस्ट पहले ये +इन्फिनिटी जा रहा है और जस्ट बाद ही क्या जा रहा है, -इन्फिनिटी जा रहा है। और अगर मैं कल के दिन ये देखूंगा कि 10 ऑफ x π/2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, डेफिनेटली कंटिन्यूअस नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, आगे जाकर पढ़ूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं करता। क्यों, क्योंकि लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब आप जब लिमिट निकाल रहे हो उससे जस्ट पहले वैल्यू और उसके जस्ट बाद वैल्यू आपस में क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए, जो यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके 10 भी क्या होने जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस होने जा रहा है एट x इज इक्वल टू π/2। एनीवेज कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आप सब आगे पढ़ने जा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। यार एक चीज़ ध्यान देना, थोड़ा सा मैं रब आउट कर रहा हूँ इसको। यार साइन ऑफ 0 0
tan ऑफ 0 0, cos ऑफ 0 0 हुए क्यों? अगर मैं इसका डिस्कस करना चाहूँ तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, एक XY प्लेन ले रहा हूँ, ये XY प्लेन ले रहा हूँ, ठीक। बाय द वे आपने अपने हाइपोटेनियस की वैल्यू को क्या रखा है, फिक्स रखा है। ये आपके क्या है, h की वैल्यू है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू को फिक्स रख के आपने इस पॉइंट को पूरा का पूरा रोटेट किया है टेकिंग द रेफरेंस ऑफ ऑरिजिन। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, एक सर्किल ही बनेगा, सॉर्ट ऑफ दिस, ठीक। और अगर बाय द वे मैंने इसको एंगल लिया है थीटा, क्या थीटा किसके रेफरेंस में लिया है, प्लस x एक्सिस के रेफरेंस में, और ये जो एंटी क्लॉक है, और एंटी क्लॉक वाइज को मैंने एंगल जो लिया है वो क्या लिया है, थीटा प्लस, ठीक है, मैंने क्या लिया है, थीटा प्लस। एक चीज़ ध्यान देना, अब बाय द वे मैं इसके कैलकुलेशंस करूँ इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स का, तो इस पॉइंट के लिए ये जो होगा वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा क्योंकि आपने थीटा फिक्स किया है, और ये जो होगा ये क्या होगा, इसका बेस होगा, ठीक। अगर थीटा 0 होता, थीटा अगर 0 होता तो h किसके ऊपर रखा हुआ होता, b के ऊपर रखा हुआ होता, और p क्या होता, क्लियर रखना, 0 होता। अगर थीटा 0 होगा तो आपका h जो है किसके ऊपर रखा हुआ होगा, b के ऊपर रखा हुआ होगा, और p क्या होगा, 0 होगा। दूसरा तरीका भी था, h जो होता है वो होता है रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर p 0 है तो h क्या होगा, b के बराबर होगा। अगर ये पता चल चुका है तो आप सब चीज निकाल चुके हैं मेरे भाई, निकाल चुके हैं इन द सेंस साइन ऑफ 0, यार साइन ऑफ 0, साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 0 डिवाइडेड बाय ऑफ बेस, बेस कितना है h, कितना होगा 0, h तो 0 नहीं हो सकता, ये क्लियर रखेंगे, ठीक। अगर आप cos 0 निकालते हैं, cos 0 जो होता है वो क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय ऑफ कितना, हाइपोटेनियस, यार बेस और हाइपोटेनियस सेम है, एट थीटा इज इक्वल टू 0 ये वैल्यू कितनी होगी 1। सिमिलरली अगर मैं 10 के बारे में बात करूं, 10 ऑब्वियसली एट 0 मे बी रेडियन, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, 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 ध्यान देना परपेंडिकुलर इस प्रॉब्लम में हो चुका है 0, और बेस जो है ठीक है एक फाइनाइट वैल्यू है, h भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, ये कितना हो गया 0। अगर यही वैल्यू कहाँ पहुंच चुकी होती, थीटा इज इक्वल्स टू 90 पे, तो इसका मतलब ये पॉइंट रोटेट करके यहाँ पहुंच चुका होता, देखो यहाँ, और अगर यहाँ पहुंचोगे तो आपके पास इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ओवर द एक्स एक्सिस क्या है, 0 है, इसका मतलब यहाँ बेस क्या है, 0 है, केवल केवल आपके पास क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अगर बेस 0 है, केवल केवल परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू b किसके बराबर होगी, p के बराबर होगी। तो अब मैं इसकी स्टडी कहाँ कर सकता था, थीटा इज इक्वल्स टू 90 पे भी कर सकता था, π/2 लेता हूँ, बताएंगे मेरे को, इसका प्रोजेक्शन ओवर द एक्स एक्सिस 0 है, इसका मतलब बेस क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली परपेंडिकुलर जो इस प्रॉब्लम के लिए किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस के बराबर होगा। चलिए रखिए अब, तो अब होगा साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ π/2, एनीवे साइन इज रिफर्ड एज अ रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर p डिवाइडेड बाय ऑफ हाइपोटेनियस। इस प्रॉब्लम में एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2, p और h क्या है, सेम है, वैल्यू क्या होगी इसकी 1 होगी, ठीक है। सिमिलरली साइन, अगर साइन की जगह मैं cos π/2 लेता हूँ, cos π/2, सो ये होगा आपका बेस डिवाइडेड बाय ऑफ हाइपोटेनियस। जब आपने क्या लिया है, थीटा π/2 लिया है, तो बेस क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, और बेस 0 होगा तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस टाइप के कैलकुलेशंस आप क्या कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो एनीवेज, तो मैंने यहाँ से कंक्लूड करने की कोशिश की कि साइन, कॉस और टेन का आप कर्व बना सकते हैं। साइन जो होगा वो वेरी करेगा किसके बीच में, साइन। तो यहाँ से जो कंक्लूजन है, साइन जो वेरी करेगा, साइन एज अ फंक्शन वेरी करेगा -1 से 1 के बीच में, इवन इट कैन इंक्लूड -1 एज वेल एज व्हाट, +1। और सिमिलरली कॉस भी जो क्या करेगा, वेरी करेगा कहाँ से कहाँ के बीच में, -1 से +1। दोनों कर्व के साथ एक खासियत ये थी, वो कर्व कभी भी ब्रेक नहीं हुआ था, वो हमेशा क्या था, स्मूथ कर्व था। तो आगे जाके देखेंगे कंटिन्यूटी वगैरह टेस्ट में कि साइन जो होगा वो हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कॉस जो होगा वो एक हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और इसने कहीं भी कर्व का फॉर्मेशन नहीं किया, इसका मतलब साइन और कॉस हमेशा क्या होंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होंगे। वेरएस टेन जो है, टेन ऑफ एक्स, इसकी मैग्नीट्यूड -∞ से +∞ के बीच में रीच कर सकती है, और वैसे भी -∞ +∞ प्रैक्टिकली वी कैन नॉट रीच टू दैट पॉइंट। तो बेसिकली कहाँ से कहाँ के बीच में ट्रैवल कर सकता है, -∞ से +∞ के बीच में ट्रैवल कर सकता है। और 10 के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने स्टडी π/2 पे की तो आपका जो कर्व है वो जूम करके ऊपर गया है टिल +∞, और इसके जस्ट बाद कहाँ गया है, -∞ गया है। तो इसका मतलब ये है भाई कि आपका जो 10 एज अ फंक्शन है वो π/2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और या फिर उसका लिमिट
एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जो आगे जाके मैं अपनी क्लास को देखूंगा। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या हो गया होगा, ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए फिर 2D कर्व के कंटिन्यूएशन में अपन नेक्स्ट कर्व को डील करने जा रहे हैं, जो इस वन ऑफ द स्टैंडर्ड कर्व है। अपने को जनरली इसके बारे में नॉलेज होता है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू कवर जस्ट फॉर सेक ऑफ द कवरिंग ऑल ऑफ द 2D कर्व विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द गेट। तो मैं जो नेक्स्ट कर्व कवर करने जा रहा हूँ वो है सर्किल। So next curve which we are going to cover today is gonna be the circle, obviously which has been drawn over the 2D plane. तो यार इसका governing equation आप recall करेंगे, the governing equation of the circle used to be x minus x1 whole square plus of y minus of y1 whole square is equals to of r square, जहाँ की x1, y1 जो है सर्किल का क्या है, सेंटर है, और सिमिलरली r जो है उस सर्किल का क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है। आप चाहें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 2D प्लेन पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस। ये बाय द वे एक 2D प्लेन है। दिस इज व्हाट माय x एक्सिस, दिस इज व्हाट माय y एक्सिस, एंड एज आई सेड आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस कर्व ओवर दिस प्लेन, एंड द कर्व वुड बी सॉर्ट ऑफ दिस, which is perfect circle, obviously, which is centered at the point x1 comma of y1, and at the same time it has got the center at x1 y1 and the radius with r। ठीक है, तो अगर बाय द वे मैं इसको क्या करता हूँ, सर्कल को अगर सेंटर्ड करता हूँ कहाँ, अलोंग द ऑरिजिन, तो ये इक्वेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ सर्कल सेंटर्ड एट ऑरिजिन। तो यार थोड़ा सा चेंज आने जा रहा है इस पूरे के पूरे इक्वेशन में। अगर आपने सेंटर को कहाँ शिफ्ट किया हुआ है, ऑरिजिन पे शिफ्ट किया हुआ है, इसका मतलब इस इक्वेशन में x1 और y1 दोनों की वैल्यूज को फीड करना होगा आपको 0,0। और जैसे ही फीड करते हैं आपके पास एक एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ इक्वेशन है, वो है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू ऑफ r²। ठीक, अगर आप इसको चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ड्रॉ करना चाहिए। तो ये जो होगा अब क्या होने जा रहा है, सर्किल x एक्सिस y एक्सिस सेंटर्ड अलोंग द ऑरिजिन एंड हैज द रेडियस इज इक्वल्स टू ऑफ r। ये इज इक्वल्स टू ऑफ r, ये ठीक है। यार एक चीज ध्यान देना, आपसे आगे सर्कल से रिलेटेड लाइन इंटीग्रेशन के खूब सारे प्रॉब्लम पूछे गए हैं। लाइन इंटीग्रेशन की फीलिंग क्या है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं पढ़ने जा रहा, बट हाँ सर्कल से रिलेटेड लाइन इंटीग्रेशन के खूब सारे प्रॉब्लम पूछे गए हैं, चाहे वो वेक्टर लाइन इंटीग्रेशन हो जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस में, चाहे वो स्केलर लाइन इंटीग्रेशन हो जो अपन पढ़ने जा रहे हैं किसमें, इंटीग्रेशंस में। तो एनीवेज इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालना होगा, जैसा कि मैंने क्या किया था, लाइन में किया था। लाइन में पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालने का मतलब कुछ नहीं था, एक्स को फंक्शन ऑफ टी बनाना था, y को फंक्शन ऑफ t बनाना था, सच दैट अगर आप t को क्या करें, रियल वैल्यूज में मिनिमम मोस्ट वैल्यू से अगर मैक्सिमम मोस्ट वैल्यू की तरफ क्या कराएं, अगर ट्रेवल कराएं, तो वो पॉइंट हमेशा किसके ऊपर फॉल करने चाहिए थे, लाइंस के ऊपर फॉल करने चाहिए। तो अब मैं यहां बेसिकली क्या करूंगा, x और y को फंक्शन ऑफ t ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा कि जब t जो हो रियल मोस्ट फॉर्म में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ ट्रेवल करे, तो हर एक पॉइंट किसके ऊपर ट्रेस होने चाहिए, इस सर्किल के ऊपर ट्रेस होने चाहिए। ठीक है, तो एक चीज आज के बाद से ध्यान रखेंगे, जो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्किल होता है कुछ नहीं, पॉइंट ही होगा, x होगा और साथ में क्या होगा, y होगा। द x यूज्ड टू बी r cos t एंड y इज यूज्ड टू बी r sin t। हम देख भी सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। आप यहाँ x की जगह में r cos t और y की जगह में r sin t रखें, इसका स्क्वायर करें, इट विल बिकम r² cos square t प्लस r² sin square t। r² कॉमन निकालेंगे, cos square t प्लस sin square t फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री इज 1, पुट टुगेदर इट इज गेटिंग सेटिस्फाइड। लेकिन अगर x की जगह में आप r sin t रख लेते और y की जगह में r cos t रख लेते, तब भी ये सेटिस्फाई करता। तो थोड़ा सा एक दिमाग में वेग होता है, सर x की जगह में r cos t और y की जगह में r sin t ही क्यों रखें, रीजन भी बनता है भाई मेरे। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, t की वैल्यूज को डिस्क्रीट फॉर्म में क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। चलिए बाय द वे मैंने ये क्या लिया है, कैलकुलेशन लिया है ये। चलिए t की वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूं, डिस्क्रीट फॉर्म में इंक्रीज कर रहा हूं। पहले मैंने अगर t इज इक्वल्स टू 0 रखा, तो ये वैल्यू कितनी आने जा रही है, r, और ये वैल्यू आने जा रही है 0। इसका मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू r है और y की वैल्यू 0 है। t इज इक्वल्स टू π/2, cos π/2 कितना होगा, डेफिनेटली 0 होगा। ये क्या हो गया 0, sin π/2 1 गेटिंग मल्टीप्लाइड विद r बिकम्स r। t इज इक्वल्स टू pi, cos pi is nothing but -1 gets multiplied with r, it becomes -r।
Similarly, sin of pi is nothing but 0. Similarly, at t is equals to 3 pi by 2, cos is 0 and sin is -1 which gets multiplied with r becomes -r. Similarly, at 2 pi का मतलब आप रोटेट करके कहाँ पहुँच चुके हो, वापस 0 पे पहुँच चुके हो, तो ये वैल्यू रिपीट होगी ये। और मज़ेदार चीज़ ये है कि आपने एक सर्किल बनाया है, अगर आपसे मैं ये पूछ लूँ भाई मेरे इस सर्किल पे x एक्सिस का पेनिट्रेशन, x एक्सिस पे पेनिट्रेशन क्या होगा, भाई ये डिस्टेंस क्या होगा, अगर रेडियस r है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, r होगा, और डेफिनेटली x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ, इस पॉइंट पे देखता हूँ, तो अब क्या होने जा रहा है, यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यू जो है r है, वेयर इज इन y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x इज गोना बी 0, तो इसको आप लिख सकते हैं 0r। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे स्टडी करता हूं मैं, तो इस पॉइंट पे फिर से डिस्टेंस x का क्या है, r है, लेकिन लेफ्ट साइड आए तो क्या लिखेंगे आप, -r, और इसको क्या लिखेंगे 0, और सिमिलरली यहाँ लिखने जा रहे हैं आप 0 और y की वैल्यू कितनी है, -r। ये तो अपन सर्किल को देख के जज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इसको t = 0 मान लिया है, इसको t = पाई बाई 2 मान लिया है, इसको t = पाई मान लिया है, और इसको t = 3 पाई बाई 2 मान लिया है, तब भी ये पूरा का पूरा इक्वेशन सेम है। देखो t = 0 बोले तो कौन सा, पॉजिटिव x एक्सिस के लाइन पे x की वैल्यू कितनी है, r है, y की वैल्यू कितनी है, 0। सिमिलरली पॉजिटिव y एक्सिस में मैंने t की वैल्यू क्या मान ली है, पाई बाई 2 मान ली है, और पाई बाई 2 जैसे ही आप फीड करेंगे वही वैल्यू आ रही है जो कायदे से सर्किल ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया है पॉजिटिव y एक्सिस को। सिमिलरली हियर एज वेल एज हियर। इसका मतलब अगर आप t की वैल्यू लगातार धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो पॉइंट है सबसे पहले t = 0 पे यहाँ रखा था, आप डिस्क्रीट फॉर्म में अगर इसको बढ़ाते जाएंगे पाई बाई 4 सब यहीं आएंगे, और जैसे t पाई बाई 2 पहुंचा, ये कहाँ पहुंच चुका है, y एक्सिस पे। इसका मतलब आप जैसे जैसे t की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये ट्रैवल कर रहा है किसके ऊपर, सर्किल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं आज के बाद से मैं सर्किल जो सेंटर्ड है ओरिजिन पे और रेडियस है r, उसको मैं पैरामीटराइज कर सकता हूँ इन अ फॉर्म ऑफ x, y, जहाँ x होगा प्रिसाइजली ध्यान रखेंगे r cos t, और y जो होगा वो होगा r sin t। और t को आप जैसे जैसे क्या करेंगे, क्लियर रखना, t को आप जैसे जैसे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मे बी 0 से पाई बाई 2, तो आप जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है वो धीरे 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 क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं अलोंग द सर्किल, और वो भी किस डायरेक्शन पे, ACW के डायरेक्शन पे, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन पे। ठीक है, क्लॉकवाइज के डायरेक्शन पे अभी मैं बहुत डिटेल नहीं करूंगा, जब मैं क्या करूंगा, लाइन इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम लूंगा, तब ये भी हो सकता था कि इसका जो मूवमेंट हो पॉइंट का वो एंटी क्लॉकवाइज ना हो कि क्या हो, क्लॉकवाइज हो। उसको कैसे एड्रेस करना है थोड़ा सा ग्लिम्स ले लो, बट डिटेल वहां करूंगा। t की जगह में -t रखेंगे, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन पे अगर मैंने थीटा को पॉजिटिव लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो इस डायरेक्शन पे निगेटिव लेना होगा, t को फीड करेंगे आप -t, तो r cos -t जो होगा cos t होगा, लेकिन ये क्या हो चुका होगा, -r sin t। बट एनीवेज आई एम नॉट गोइंग टू एड्रेस दैट। तो ये होने जा रहा है आपका क्या, 2D कर्व ऑफ ऑब्वियसली सर्किल। ये तो पढ़ा होगा, लेकिन ये आपके आगे बहुत काम आने जा रहा है। और ध्यान देना आज के बाद से, द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्किल एंड इट्स पॉइंट x, y विल बी डिफाइंड एज r cos t एंड r sin t फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। इज दैट पार्ट क्लियर? व्हेन द मूवमेंट ऑफ द पॉइंट इज ACW, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यार देखो, अब सर्किल के बाद जो मैं नेक्स्ट कर्व लेने जा रहा हूँ, ऑब्वियसली वो फिर से ड्रॉ होगा कहाँ पर, 2D कर्व पे या 2D प्लेन पे, और वो जो कर्व होने जा रहा है वो होने जा रहा है इलिप्स का कर्व। द नेक्स्ट कर्व इज गोना बी इलिप्स, कर्व इज गोना बी इलिप्स। यार इलिप्स कुछ नहीं है, अगर आप सर्किल को उठा के थोड़ा सा अगर x से बल्ज कर दोगे या फिर y से बल्ज कर दोगे, तो सर्किल क्या है, फॉर्म ऑफ इलिप्स बना लेता है। सर्किल के अगर इक्वेशन को आप रिकॉल करें जो सेंटर्ड था किसी भी एक रैंडम पॉइंट x1 y1 पे, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था, याद करेंगे। स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना था, आर स्क्वायर। आर को मैं नीचे ले आया तो ये होगा आर स्क्वायर यहाँ भी और आर स्क्वायर यहाँ भी। ठीक, लेकिन अगर बाय द वे इसके डिनोमिनेटर में मैंने एक की वैल्यू को अलग रखा है और दूसरे की वैल्यू को अलग रखा है, तो अब ये सर्किल सर्किल नहीं रह जाएगा, ये बल्ज हो जाएगा, मे बी इन अ डायरेक्शन ऑफ x और मे बी इन अ डायरेक्शन ऑफ y। तो यार बेसिक जो डिफरेंस इलिप्स और सर्किल में वही है कि कुछ नहीं, इनके डिनोमिनेटर्स जो पहले आर स्क्वायर और आर स्क्वायर होते थे सर्किल में, अब होंगे ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए, अब मैंने क्या किया है, इलिप्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैंने मान के चला हुआ है कि ये क्या है, इलिप्स का डेफिनेटली स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और आज के बाद से ध्यान देंगे, जो सेंटर होगा इलिप्स का फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वो होगा x1, y1 पे। मैंने लिया है इलिप्स का इक्वेशन, इलिप्स का इक्वेशन सेंटर्ड एट ऑरिजिन। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया है,
इलिप्स को मान लिया है ये सेंटर है कहाँ पर, ओरिजिन पे। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ दैट्स मोर देन एडिक्वेट। तो एक चीज ध्यान देना, मैं जितना रिक्वायरमेंट है आपके गेट के आगे के प्रॉब्लम्स के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आप पढ़ने जा रहे हो, इसको कहाँ पोलराइजेशन में, मे बी सर्कुलर पोलराइजेशन और इलेप्टिकल पोलराइजेशन, तो मैं सब चीजों को सोच के पढ़ा रहा हूँ। मतलब कि आपको यहाँ नहीं, मैथ्स नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने जा रहा। तो मैं जितना बोल रहा हूँ बस उतना ही फॉलो करना, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना कि इसके आगे क्या, इसके आगे तो बहुत कुछ है भाई। पूरा का पूरा 2 क्या था, यूनिट था आपके मैथ्स में। तो ऐसा नहीं कि इलिप्स को मैं जो पढ़ा रहा हूँ इलिप्स खत्म हो रहा है, बट इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैंने सेंटर किया है कहां पर, ओरिजिन पे, तो ये जो कर्व होने जा रहा है वो होने जा रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ 1। ठीक है, अगर इसको मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो डेफिनेटली आराम से ड्रॉ किया जा सकता है। मैं क्या ले रहा हूँ, एक एक्स वाई प्लेन ले रहा हूँ। आई हैव टेकन एक्स वाई प्लेन, लेट्स टेक दिस इज व्हाट माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट माय वाई एक्सिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो यार एक्स एक्सिस को मैंने पहले भी बोला था, एक्स एक्सिस को मैं लिख सकता हूँ क्या, y इज इक्वल्स टू 0 एक्सिस, एंड सिमिलरली y को लिख सकता हूँ मैं x इज इक्वल्स टू 0 एक्सिस। यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले x इज इक्वल्स टू क्या फीड करूंगा, 0 फीड करूंगा, ये पूरा का पूरा गया। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, इसका मतलब y की 2 वैल्यूज निकलेंगी, क्या क्या, प्लस माइनस b। और सिमिलरली जब y इज इक्वल्स टू 0 फीड करूंगा तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, प्लस माइनस a। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया है, उनको यहाँ लोकेट करने की कोशिश की है। x में इसका पेनिट्रेशन जो है वो कहाँ है, प्लस माइनस a। चलो यहाँ ले लेते हैं, ये लेफ्ट साइड में है तो माइनस ही गवर्न करेगा, माइनस a, 0। राइट में है तो प्लस ही गवर्न करेगा। सिमिलरली लेट्स टेक एट वर्टिकल एक्सिस समवेयर हियर इट्स 0, b एंड 0, माइनस b। अगर आप इसको धीरे धीरे ट्रेस करेंगे इस कर्व को, तो ट्रेस करने के बाद आपके पास एक कर्व आने जा रहा है विच इज गोना बी sort of parabola, yeah, sorry this is sort of ellipse। ये क्या होने जा रहा है, आपके पास एक एलिप्स का कर्व होने जा रहा है। तो एक चीज ध्यान देना, एलिप्स था क्या है, अगर सर्किल था आपने इसको बल्ज किया है कहां से, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो एलिप्स बन गया है। अब ये एलिप्स जो होगा किसके अलॉन्ग से प्रोलॉन्ग्ड होगा, एक्स के अलॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड होगा या वाई के अलॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड होगा, ये स्पेशली डिपेंड करता है ए और बी पे। यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो फैलाव है वो एक्स के अलॉन्ग ज्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए जो है वो क्या है, बड़ा है बी से। अगर प्रॉब्लम कुछ ऐसा होता है ये, तो इसका साफ साफ मतलब है कि b इज ग्रेटर देन a। तो ये जो केस होगा कब का होगा, जब b बड़ा है किससे, a से, और ये जो केस है वो कब का होगा, जब a बड़ा है किससे, b से। बट मेरे हिसाब से इलिप्स को बहुत ज़्यादा अलग से डिटेल करने की जरूरत नहीं है। सर्किल जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर था, बेसिकली मैंने उसको क्या किया है, वापस लिया है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आर की वैल्यूज दोनों डिनोमिनेटर्स में चेंज की हैं, बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ है, देयर इज अ कंप्रेशन और देयर इज अ फोर्स, या तो एक्स के डायरेक्शन में वाई के डायरेक्शन में। तो सर्किल ने अपना चेहरा चेंज किया है और क्या बनाया है, एलिप्स बनाया है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए इसी के कंटिन्यूएशन में अपन एक और भी कर्व ले सकते हैं, और वो जो होने जा रहा है, लास्ट कर्व होने जा रहा है जो मैंने बेसिक्स ऑफ दी 2D कर्व स्टार्ट किया था उसका, वो होने जा रहा है आपका एलिप्स। एलिप्स के बाद होगा आपका पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला, ठीक। तो देखो पैराबोला में बेसिकली अगर मैं रिकॉल करूं तो इसके 4 क्या हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस लिख सकते हैं, ठीक। पहला हो सकता था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा हो सकता था y इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा हो सकता था x इज इक्वल्स टू ऑफ वाई स्क्वायर। चौथा हो सकता था x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। चलिए अगर मैं यहाँ डिटेल देखता हूँ तो यार x यहाँ रख तो आप पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी सकते हो, लेकिन x स्क्वायर जो है y बना रहा है, इसका मतलब y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यार मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कायदे से ये जो पैराबोला है, यहाँ जो x है, x प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन y तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो इसका मतलब किस क्वाड्रेंट सिस्टम में हो सकते हैं, x पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो और y हमेशा पॉजिटिव हो, इसका मतलब जो कर्व बनेगा वो कहाँ बनेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, x यहाँ फिर से कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी, लेकिन जो y होगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव विथ निगेटिव साइन मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब y हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब ये जो कर्व बनने जा रहा है वो कहाँ बनने जा रहा है, आपके थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में y हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। सिमिलरली अगर मैं x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर देखता हूं तो यहाँ y जो होगा पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो प्रॉब्लम बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है कहाँ, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। सिमिलरली यहाँ मैं देखता हूँ x और y के बीच का रिलेशनशिप, तो यहाँ भी y पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन x हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो चलो मैं अगर इसको रिकॉल करूँ तो ये कर्व कहाँ कहाँ बनने जा रहे हैं,
ये जो होगा कहाँ बन रहा है आपके फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में, कहाँ बनेगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये जो पैराबोला होगा अपर फेसिंग पैराबोला होगा। सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये कर्व बन सकता था केवल थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्या होगा लोअर फेसिंग पैराबोला होगा। सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ क्या होगा, एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये होगा राइट फेसिंग पैराबोला। सिमिलरली अगर मैं किसके बारे में बात करूं, नीचे वाले के बारे में बात करूं तो यहाँ देख लेंगे वाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स हमेशा नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो कर्व होगा वो कहीं ना कहीं कहाँ होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये राइट फेसिंग पैराबोला। तो ध्यान देना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज अपर फेसिंग पैराबोला, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर इज लोअर फेसिंग पैराबोला, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज राइट हैंडेड पैराबोला और राइट साइड फेसिंग पैराबोला, और x इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर इज गोना बी लेफ्ट फेसिंग पैराबोला। थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है यार। एक चीज ध्यान देना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह में अगर बाय द वे मैं 2x स्क्वायर ले लेता तो 2x स्क्वायर से कुछ नहीं होता, इसका चेहरा अभी भी कहाँ होता, ऊपर की तरफ होता। मैग्नीट्यूड के कारण ये श्रिंक या फिर एक्सपेंड जरूर होगा, लेकिन अभी भी ये क्या होगा, पैराबोला होगा। तो y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये भी क्या है, अभी भी पैराबोला है। और अगर बाय द वे आपने थोड़ा सा इसमें चेंज एक्यूमुलेट किया होता, x स्क्वायर की जगह में x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिया होता, तब ये पूरा का पूरा कर्व क्या होता, शिफ्ट हो चुका होता किससे, 1 से। पहले ये कहाँ सेंटर्ड था, x इज इक्वल्स टू 0 पे सेंटर्ड था, अब ये कहाँ सेंटर्ड होगा, x इज इक्वल्स टू 1 पे सेंटर्ड होगा। इसके डिटेल्स को मैं अभी नहीं देख रहा हूं, इसका डिटेल मैं आगे जाके देखने जा रहा हूं इंटीग्रेशंस में। बट मोर ओवर आज के बाद से मैं एक जनरलाइज फॉर्म ऑफ द पैराबोला का इक्वेशन बोल सकता हूं। मल्टीप्लाई करो चलता है किसी भी एक कांस्टेंट कंपोनेंट का, इवन शिफ्ट भी करो चलता है किसी भी एक कांस्टेंट कंपोनेंट का। ये तो y इज इक्वल्स टू a x माइनस b होल स्क्वायर। मान लिया अगर a क्या है, पॉजिटिव है तो ये क्या होने जा रहा है, क्लियर रखना, y इज इक्वल्स टू a x माइनस b होल स्क्वायर। ये क्या होने जा रहा है, इट्स गोना बी अपर फेसिंग पैराबोला, ऊपर की तरफ चेहरा बनाएगा। और ये किसके अलोंग सेंटर्ड होगा भाई मेरे, x इज इक्वल्स टू b के अलोंग क्या होगा, सेंटर्ड होगा। ठीक, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया मैं, y इज इक्वल्स टू ऑफ 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, बिल्कुल ये अपर फेसिंग पैराबोला होगा। क्या होगा, अपर फेसिंग पैराबोला होगा, अपर फेसिंग पैराबोला होगा। लेकिन ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसका जो सेंटर मिलेगा आपको किसके अलोंग मिलेगा, x इज इक्वल्स टू ऑफ 3 के अलोंग मिलेगा। और वहां से आप क्या करोगे, इसको अपर फेसिंग पैराबोला बनाओगे। ये इसको गोना बी अपर फेसिंग पैराबोला। तो यार एक चीज ध्यान देना, शिफ्टिंग कैन बी डन विद द पैराबोला, और शिफ्टिंग का जो फिनोमिना आएगा वो कहां से आएगा, b से आएगा। वो शिफ्ट यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था। इसका मतलब ये शिफ्ट आगे पीछे हो सकता था, आगे पीछे हो सकता था, ऊपर नीचे हो सकता था, ऊपर नीचे हो सकता था। बट उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ऑलमोस्ट एक रफ आइडिया होगा आपका पैराबोला का। तो ये जो होगा, ये अपर फेसिंग पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये होगा लोअर फेसिंग पैराबोला y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा राइट हैंड पैराबोला क्या होगा, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और ये होगा लेफ्ट हैंड पैराबोला x इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। चलिए एक बार मैं रिकॉन्सोलिडेट करता हूं कि आपने अभी 2D फॉर्म ऑफ कर्व में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहला जो आपने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ 2D लाइन एज अ फॉर्म ऑफ लाइन। क्या पढ़ा था आपने, एज अ फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ा था, ये याद होगा आपको। लाइन वाज अ फर्स्ट 2D कर्व। लाइन को आपने 3 पार्ट में बाइफरकेट किया था, या फिर 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में इसकी एनालिसिस की थी। पहला जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर जो था, वहाँ मुझे ये पता था कि लाइन 2 पॉइंट से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उससे मुझे एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था, x1 y1, और ये हो सकता था x2 y2। सिमिलरली c, जो c फॉर्म था वो था पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दी व्हाट, स्ट्रेट लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ दी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपका पहला। दूसरा जो था, दूसरा बेसिकली आपने डील किया मॉडुलस कर्व से, मॉडुला कर्व से, मॉड और एब्सोल्यूट फंक्शन से। और बेसिकली आपने क्या किया, यहाँ मॉडुलस फंक्शंस देखे अलग अलग स्ट्रेट लाइंस के, और यहाँ से आपने सिग्नम फंक्शन भी निकालने की कोशिश की। बहुत कुछ पढ़ा अपन ने, लेकिन बट यस दे वर इंपॉर्टेंट वन। थर्ड मैंने क्या पढ़ा, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा। जो थर्ड फंक्शन पढ़ा मैंने वो क्या था, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन में मैंने ये देखा कि लॉग फंक्शन कहाँ कहाँ वैलिड है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को अक्वायर करता है। और यहाँ से एक चीज़ जानने की कोशिश की, जैसे रिकॉल करता हूँ, लॉग ऑफ 10 ऑफ -10 कितना होगा, -1, 0 कितना, भाई ये होगा मैथ एरर, अनडिफाइंड।
तो अगर आप कैलकुलेटर में कभी भी निगेटिव वैल्यू के लिए लॉग निकालेंगे तो वो वैल्यू नहीं निकल सकती, और मुझे वहां से पता चला कि ग्राफ केवल कहाँ पर्टेन करता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब निगेटिव वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ x फॉर अप्लाइंग log of x। इज अ पार्ट क्लियर? फोर्थ जो आपने यहाँ स्टडी की थी वो थी स्टडी आपकी a टू द पावर x और a टू द पावर माइनस x को, और जिससे मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश की कहाँ तक, e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x से, और साथ में कुछ दो इंपॉर्टेंट कर्व निकाले जो क्या थे, बाउंडेड कर्व थे, e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x और साथ में e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में फिफ्थ गया। फिफ्थ में बेसिकली मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली मैंने तीन बेसिक फंक्शंस देखे, साइन, कॉस और टेन, और मुझे पता चला टेन एट पाई बाई 2 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो वहाँ पाई बाई 2 से जस्ट पहले मैग्नीट्यूड इज प्लस इन्फिनिटी और जस्ट बाद मैग्नीट्यूड इज व्हाट, माइनस इन्फिनिटी। ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो नेक्स्ट कर लिया मैंने वो लिया सर्किल। सर्किल में बाकी चीज़ तो पढ़ा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताने की कोशिश की, और वो है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्किल, जो आगे काम आने जा रहा है किसमें, लाइन इंटीग्रेशन में। सर्किल को आपने धीरे से एक्सटेंड किया, कहाँ पर, एलिप्स में। आपने कुछ नहीं बल्ज किया था, इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो पहले क्या था आपके पास r था, उसको आपने a और b से रिप्लेस किया, और सिक्स्थ और जो लास्ट पार्ट ऑफ द क्या होने जा रहा था, कर्व होने जा रहा था, वो था पैराबोला। पैराबोला, ये पैराबोला में मैंने अपर फेसिंग पैराबोला देखा, लोअर फेसिंग पैराबोला देखा, लेफ्ट फेसिंग पैराबोला देखा, और क्या देखा, राइट फेसिंग पैराबोला। ठीक है, देखो तो अब ये खत्म हो जाने के बाद अब मैं एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में इंटर कर रहा हूँ, जिसे प्रॉब्लम लगातार आए हैं। तो यहाँ से मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि प्रॉब्लम कहाँ और कहाँ से लगातार आए हैं, लेकिन हाँ अब मैं बिल्कुल सिलेक्टिव टॉपिक पिक करने जा रहा हूँ। सिलेक्टिव टॉपिक में से आप सीधे सीधे क्या करेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, और मैं थ्योरी लूंगा, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स लूंगा, और उस एग्जाम्पल्स के बेस में अपन पुराने क्या करेंगे, गेट के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे।